नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज कांग्रेस के एक दांव से बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है। सुबह सुबह खबर आई कि अमेठी और रायबरेली सीटों यानी इन दोनों सीटों से कांग्रेस के नाम तय कर लिए गए हैं। आपने देखा कि कल दिन भर इंतजार होता रहा कि अमेठी से कौन लड़ेगा और कौन प्रत्याशी होगा आखिर रायबरेली से। रायबरेली सीट से राहुल गांधी और अमेठी सीट से KL शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इस खबर के आते ही सियासी हलचल तेज हो गई। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगाने लग गए कि अब यह कैसा दांव कांग्रेस ने खेला है और इसका जवाब अब बीजेपी कैसे देगी। अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो बीजेपी वाले पत्रकारों को स्मृति बनाम राहुल करने का मौका मिल जाता। कांग्रेस ने एक झटके में उनसे यह मौका भी छीन लिया। दूसरा झटका लगा स्मृति ईरानी को, जिनकी राजनीति जो है वो परवान ही इसीलिए चढ़ती रही क्योंकि अमेठी में उनका मुकाबला राहुल गांधी से हुआ। आप जानते हैं कि अमेठी में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी आकर कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल अपने आप को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मीडिया में, दुनिया के अलग अलग पटल पे स्मृति ईरानी अपना नाम लिखवाती रहीं जब राहुल गांधी के सामने वो मुकाबले में रहीं। लेकिन यहां मामला दूसरा नजर आया। अब यह मौका स्मृति ईरानी से भी छीन लिया गया है। तीसरा झटका, जी हां, तीसरा झटका रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी को लगा क्योंकि यहां सोनिया गांधी के न लड़ने की स्थिति में बीजेपी ने इसे अपने लिए सेफ सीट मान लिया था। मगर अब राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने और रायबरेली के परिवार को संभालने के लिए तैयार हैं। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट को जरा देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं, आप देखिए पूजा करते हुए, जरा विजुअल्स ऊपर कट रहे हैं, खैर इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले ट्वीट लेके आइए। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बहुत भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मानता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने यहां बीजेपी को चौथा झटका दिया है और यह बताकर कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन अमेठी को भी अपना परिवार बता रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा यानी KL शर्मा सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि रहे हैं अभी तक और गांधी परिवार से उनका पुराना वास्ता है। यानी रायबरेली और अमेठी दोनों पर अब कांग्रेस ने गांधी परिवार की विरासत को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस से मिले इन झटकों से बीजेपी कैसे हिल गई है इसका एक प्रमाण आज ही मिल गया जब नरेंद्र मोदी को इस उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। वो इसे राहुल गांधी का डर बता रहे हैं। हालांकि वो खुद डर गए हैं क्योंकि अब यूपी की ये दोनों हाई प्रोफाइल सीटों से बीजेपी बाहर होती दिख रही है। अगर मोदी को डर नहीं लगता तो वो क्यों राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अपनी प्रतिक्रिया, एक नहीं बल्कि कई बार प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं राहुल गांधी पर नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी पर भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बार बार वो अमेठी और रायबरेली पर प्रतिक्रिया दे रहे थे अपने तमाम भाषणों में। आइए जरा उन्हीं प्रतिक्रियाओं में से एक भाषण का अंश आपके सामने नरेंद्र मोदी का भी रखता हूं, सुनिए जरा। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लैंग्वेज भी समझिए और यानी उनकी भाषा बोलने का की जो शैली है वो सब आप समझते हैं, लेकिन उसके अलावा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है उस पर भी मोदी की निगाहें रही हैं, वो निगाहों में रहा है कह सकते हैं घोषणा पत्र, और अब अमेठी और रायबरेली का डर भी हावी हो गया है, ये साफ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी पर। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ साथ आज प्रियंका गांधी भी, अखिलेश यादव भी, तमाम अलग अलग नेताओं की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उनमें से एक प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी की भी आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके, एक नहीं बल्कि तीन तीन तस्वीरें। राहुल गांधी
गांधी रायबरेली में जब नामांकन के लिए पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज पूरी हमारी टीम यहां पर रही और आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाती रही। राहुल गांधी अब अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में नया ट्विस्ट हम देखने जा रहे हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा प्रियंका गांधी को सुनते हैं। सुनिए। देखिए, समय आ गया है, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो यहां सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिल रहे हैं, और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें। उसके अलावा अभी जय हिंद का नारा ये लगा रही थी प्रियंका गांधी, और ये जो विजुअल है, ये जो तस्वीर है, ये है फतेहपुर सीकरी की तस्वीर, और जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने रोड शो किया और अपने भाई यानी राहुल गांधी का नामांकन करवाकर सीधे प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी पहुंची थी। वहां पर इनका आज रोड शो था, और बहुत सारी बातें। कल भी आपने प्रियंका गांधी का एक भाषण सुना था, बहुत ही भावुक पल प्रियंका गांधी के लिए, जब वो अपने पिता को याद करते हुए 19 साल की उम्र में क्या कुछ हुआ, वो भाषण कल से लेकर आज तक और हर जगह हर तरफ खूब वायरल हो रहा है। मौका मिलेगा तो उसे आज फिर से, जो साथी नहीं सुने हैं उन तक जरूर लेके आऊंगा। और इधर अखिलेश यादव भी हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने भी सीधा सीधा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों अब इस पूरे चुनाव के सेंटर पॉइंट में आ चुका है, और ऐसे भी आना भी चाहिए क्योंकि 80 सीटें हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन क्या यह उत्तर प्रदेश अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने जा रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ तमाम साथी जो जुड़ेंगे अभी, जिनके विचारों को आप सुनेंगे, वो उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड अपनी बातें को रखेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। तो सुन रहे थे आप अखिलेश यादव। मैनपुरी में थे अखिलेश यादव, अपनी पत्नी यानी डिंपल यादव वहां से लड़ रही हैं, उनके लिए प्रचार के लिए गए थे और मीडिया से चर्चा करते हुए, कांग्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात यहां रख रहे थे अखिलेश यादव। तो तमाम नेता, राहुल गांधी इसके बाद जब यहां नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं और यहां से सीधे पुणे जाते हैं। पुणे में उन्होंने रैली की और वहां पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी आप तक रखते हैं, और फिर थोड़ा सा हम कोर्ट की तरफ भी चलेंगे, और उधर अरविंद केजरीवाल को लेकर भी एक बड़ी खबर है, उस पर भी नजरें रखनी है। लेकिन पहले यहां पर पुणे में क्या कुछ कह रहे हैं अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी, ये भी सुनिए। कहना पड़ता है प्रेस के मित्रों, आजकल हैं ये किसी और के मित्र, मोदी जी के मित्र। 24 घंटा नरेंद्र मोदी की का वीडियो दिखेगा और ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकार जो एंकर्स हैं, सवाल पूछते हैं, लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्यकर्ता है या इनके पेरोल पे है। देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर
हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास्ट को अधिकार मिलता है। इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। जो भी आपके पास है सारा उन्हीं 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मनरेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन बीजेपी ने सचमुच में इसको खत्म कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाओगे। यह है लड़ाई। और मैं देश से कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता। तो आप देख रहे थे, आप सीधा सीधा यहां एक संविधान की किताब लिए राहुल गांधी लगातार जिस भी रैली में जाते हैं, भाषण के वक्त इस किताब को, और ऐसे भी दिखाएं क्यों ना दोस्तों, क्योंकि ये जो किताब है यही देश को, देश की कहें तो आत्मा है। और उस आत्मा पर अगर चोट वाली बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इसे बचाने के लिए, और जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसमें महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले और नेहरू जी, इन तमाम जो हमारे इतिहास के ऐसे लोग हैं जिसके कारण आज ये देश यहां तक पहुंचा है। और इन लोगों को याद करते हुए राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सीधे रायबरेली से पुणे पहुंचे राहुल गांधी और यहां पर अपनी बात, और कैसे आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कि इस संविधान को, जिस किताब को दिखा रहे हैं, इसको खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं, ये बात यहां पे कह रहे हैं। दूसरी तरफ इसी संविधान के तहत देश में जो 3 प्रमुख अंग है देश के लोकतंत्र का, जिसमें न्यायपालिका भी प्रमुख रूप से है, उसी न्यायपालिका में आज यानी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में आज सुनवाई हुई। और यह सुनवाई लगातार चल रही है। इस सुनवाई में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, अब ईडी ने गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ईडी ने उन्हें जो गिरफ्तार किया है उस गिरफ्तारी को ही इन्होंने गैर कानूनी साबित करने के लिए चुनौती दी है, पेश की है। उसी पर आज ईडी फिर से घिरती हुई नजर आई, क्योंकि अब कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की बात छेड़ी है और इसमें 7 मई को सुनवाई फिर से होगी। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे और चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। क्योंकि अभी से पहले एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है। लेकिन कोर्ट का अब कहना है कि चूंकि आपने टाइमिंग की बात भी की थी, तो हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, जमानत देने के लिए तैयार हैं, आप एक अर्जी लगाइए, हम इनको तुरंत जमानत दे देंगे। कोर्ट और उधर ईडी के वकील जो एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू का कहना है कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी कि अब यहां पर मामला जो है, गोल जो है या बॉल, वो अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में है कि वो जमानत लेते हैं या कहते हैं कि नहीं, हमारी गिरफ्तारी को आप लीगल घोषित कीजिए, वरना हम कह रहे हैं कि ये इलीगल है। तो देखिए कैसे यहां पर, इसलिए ये मामला भी यहां आज दिन भर के घटनाक्रम में इस मामले को यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ईडी एक बहुत बड़ा टूल किट है इस पूरे देश में जो चल रहा है और सियासी हलचल उसमें, और इसमें अगर कहीं ना कहीं ईडी अगर बैकफुट पे आती है तो इसका मतलब देश की सियासत में भी कुछ हलचल मचने वाली है। तो इस आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों को अगर चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल
जेल से छूट जाते हैं तो दोनों को फायदा होगा, जबकि बीजेपी को परेशानी होगी। तो देखिए बीजेपी कितनी अलग अलग ढंग से परेशान नजर आने वाले समय में परेशान नजर आएगी, इसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा था। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या आज का दिन बीजेपी के लिए झटकों से भरा रहा, क्या कांग्रेस की चुनावी बिसात में फंस गई है बीजेपी, क्या लोकसभा चुनाव में नया ट्विस्ट है, वो कौन सा ट्विस्ट है जिसके बाद ये पूरा का पूरा चुनाव जिसमें कहा जा रहा था कि दक्षिण साफ और उत्तर हाफ, क्या उत्तर भी साफ की तरफ है या उसमें और इजाफा या कमी, क्या कुछ है, जरा सुनते हैं, देखते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उनसे इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी, लखनऊ और बगल में, ज्यादा दूर नहीं है, रायबरेली, हवा का रुख जो है वो किधर का है? क्योंकि ये बहुत जरूरत है ये पहचानना जानना कि हवा क्या बदल चुकी है या वही है। पश्चिम की हवा वहां पहुंची तो ये कितनी जोर से पहुंची है, जरा बताइए। और राहुल गांधी अमेठी न जाकर रायबरेली आए, इसके क्या मायने हैं ये भी जरा समझाइए। और इससे क्या हवा का रुख उधर भी पहुंचने वाला है, यानी कि ये हवा बनारस तक जाने वाली है क्या? शुक्रिया राजीव जी। जो हवा है वो सामाजिक न्याय और भारत के संविधान की हवा है, और ये हवा जो संविधान के खिलाफ लोग हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है, जिन्होंने मीडिया को गर्त में पहुंचा दिया, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल बधिया कर दिया, उनके खिलाफ चल रही है। और यही वजह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आरएसएस के भीतर एक कोहराम सा मचा हुआ है। और राहुल गांधी, आज ही मैंने सुना है कि चेस के खिलाड़ी हैं। अब उनकी कितनी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छे वो तैराक हैं, ब्लैक बेल्ट विनर हैं, लेकिन वो चेस के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये दिखा इसमें कि स्मृति ईरानी लंबे समय से छाती कूट रही थी कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए। तो सारा प्रचार स्मृति ईरानी को इसके जरिए मिल रहा था क्योंकि सामने राहुल गांधी। लेकिन आज कितना बौना महसूस कर रही होंगी स्मृति ईरानी कि एक कार्यकर्ता उनके सामने है कांग्रेस पार्टी का, उससे मुकाबला, और उससे जब स्मृति ईरानी हारेंगी तब क्या होगा। तो राहुल गांधी ने बुरी तरीके से गच्चा दिया है स्मृति ईरानी को और पूरे बीजेपी को, कि जो लगातार वहां घेरने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी को, और स्मृति ईरानी उसी में अपना कद बढ़ा रही थी। सामने वाला अगर राहुल गांधी हो तो कितना मजा आता है कद बढ़ाने में। वो स्मृति ईरानी को मौका मिल रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने एक झटके में ये खत्म कर दिया और वो पहुंचे रायबरेली, अपनी मां की सीट पर। और ये रायबरेली वो सीट है जहां 1952 से ही गांधी परिवार रहा है, उसकी एक विरासत है। मोदी जी जिस विरासत की बात करते हैं वो अलग है, लेकिन ये वो विरासत है जहां फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ना शुरू किया था, और फिर अभी इसमें सोनिया गांधी जी थी और अब राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है गांधी परिवार के लिए और देश के लिए, और इसीलिए राहुल गांधी ने वहां पर जाने की जरूरत महसूस की। रायबरेली पहुंचने के बाद जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड ही चले गए हैं, अब उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये असली बैटल है सामाजिक न्याय का। ये जो जमीन है वो कांशीराम जी की है। यहां पर राहुल गांधी का आना, जो आज नए सोशल जस्टिस के आइकॉन बन चुके हैं, जिनके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि जो व्यक्ति 5000 किलोमीटर जब पैदल चलता है तो उसमें उसके पद चिन्हों में गांधी जी के पद चिन्ह नजर आते हैं। वो व्यक्ति जब संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करता है तो उसमें अंबेडकर नजर आते हैं, और जब वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात करता है तो नेहरू का कद दिखाई पड़ता है। ये वो राहुल गांधी है जो आजादी के आंदोलन पर जो बन रहे मूल्य थे, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसकी एक जीती जागती तस्वीर, उसका एक
पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व राहुल गांधी में नजर आता है। और आज दक्षिण भारत के तो वो हीरो हैं ही, उत्तर भारत में भी जो ताकतें, जो हिंदुत्ववादी ताकतें जितना फोर्सफुली और जितना आक्रामक ढंग से यहां पर सोशल जस्टिस को खत्म करना चाहती थी, जो भारत के संविधान को बदलना चाहती थी, खुल्लम खुल्ला कह रहे थे, उन्हें जिस तरह की चुनौती दी, और राहुल गांधी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जिस तरह से खड़े हुए, महिलाओं के मुद्दे पर न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से खड़े हुए, समूचा भारत, केवल उसमें दक्षिण भारत नहीं, केवल उत्तर भारत में नहीं, समूचा भारत, और उसमें चाहे नौजवान हो, वहां देखिए नौकरियों की पूरी लिस्ट दे दी है। और ये मोदी जी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं कि नहीं, नौकरी तो नहीं देंगे, ठेके पर लो ताकि हम शिकंजा कसे रहें, जब चाहे तो लात मार करके बाहर कर दें। टॉर्चर करना, उनका शोषण करना इस ठेकेदारी प्रथा के जरिए। लेकिन भारत का जो नौजवान है वो अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं, वो चाहता है कि वो भी भारत माता की सेवा करे, लेकिन कम से कम नौकरी तो हो पूरी तरीके से। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में किया है, कोई ख्याल नहीं है कि महंगाई कितनी है, लोग किस तरह से जी रहे हैं। 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, उससे कितना पेट भरेगा और कितना पोषण मिलेगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि विकसित भारत कह करके मोदी जी असल में कुपोषित भारत बनाना चाहते हैं, एक मंदबुद्धि भारत बनाना चाहते हैं विश्वगुरु के नाम पर, ताकि लोग सवाल न करें, ताकि लोग ये ना पूछें कि मोदी जी आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसका क्या हुआ, 15 लाख जुमले का क्या हुआ, ये जो आपने वादा किया था कि किसानों को हम उनकी दोगुनी हो जाएगी कमाई, उसका क्या हुआ। तो ये सारे सवाल कोई न पूछे, केवल एक आज्ञा पालक समाज में तब्दील हो जाएं लोग, ये मोदी जी की योजना थी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि भारत अद्भुत देश है, और ये वो देश है कि जब 50 के दशक में करीब करीब 45-50 देश जो आजाद हुए थे, उनमें से एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक उसी रूप में, बल्कि ये कहे कि सिक्किम और जुड़ गया, उतनी ही मजबूती के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ वो आज खड़ा हुआ है अमिट। बाकी वो सारे देश टूट गए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, वो भी 2 भागों में बिखर गया, लेकिन भारत उतनी ही मजबूती के साथ आज भी खड़ा हुआ है। और ये दिखाता है कि ये देश टूटने वाला नहीं है। इस देश को आप गुमराह लंबे समय तक नहीं कर सकते। लोग 2 मौका देते हैं, और दिया, लोगों ने भरपूर अवसर दिया था नरेंद्र मोदी को, और वो चाहते तो इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित करा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक विभाजनकारी नेता के रूप में ही अपने आप की पहचान बनाई। और इस चुनाव में जिस तरह से वो बोले कि ये मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा एक बड़ा नेता कभी नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ा होता है। राहुल गांधी ने जिस सादगी के साथ, हमेशा राहुल गांधी प्रहार भी करते हैं तो कभी उनकी भाषा इस तरह की नहीं हो सकती। किसी समाज के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ इस तरह की भाषा उनकी कभी नहीं होती जो नरेंद्र मोदी की है। और यही वजह है कि राहुल गांधी का आज कद और लोगों की विश्वसनीयता बहुत मजबूत है, और नरेंद्र मोदी को लोग एक जुमलों के सिकंदर के रूप में जानते हैं। इसके अलावा और कोई पहचान नरेंद्र मोदी की बची नहीं। जी, बहुत सारी बातें इसमें आप रख रहे हैं, और हम यहाँ ये देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना, और अमेठी और रायबरेली दोनों आप जानते हैं गांधी परिवार के पास ये दोनों सीटें रही हैं। पिछली दफा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटखनी दे दी थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। और क्या ये उत्तर भारत के लिए आने वाले समय में एक मास्टर स्ट्रोक है, और क्या यहाँ से हवा जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है, या बदली हुई हवा जो है और तेज होती हुई दिखाई दे रही है? जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इस कदम को, कांग्रेस के इस कदम को,
हम लोग लगातार तैयारियों में थे, हम लगातार खबरें देख रहे थे, लेकिन आज सुबह पता चलता है कि राहुल गांधी, हालांकि कल देर रात ये खबर चलने लगी थी कि राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तो अमेठी से कौन रहेगा, या राहुल गांधी अमेठी जाएंगे तो रायबरेली से कौन रहेगा। बहुत सारे नाम आ रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, आशीष कौल, फिर किशोरीलाल शर्मा का नाम भी आया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी और सुबह खबर तो सामने है। कैसे देखें? डॉक्टर साहब, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, जिससे आपको जोड़ना हो, हमारे दर्शकों को जोड़ना हो, जोड़ सकते हैं। अलीना इतरत का शेर है, वो मुझ पे रोज सितम बेशुमार करता है, वो मुझ पे रोज सितम बेशुमार करता है, मैं मर न जाऊं जतन फिर हजार करता है। तो आप समझ लीजिए कौन किसको मारना चाहता है, कौन किसके लिए जतन कर रहा है। ये सियासत की टेढ़ी खीर है, लेकिन अलीना इतरत साहिबा के शेर से मैं समझता हूं लोग समझ गए होंगे कि कौन किस पर सितम बेशुमार ढा रहा है, फिर कौन चाहता है कि वो फिर जी जाए। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस दांव के बाद दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर रविकांत जी ने कहा कि राहुल गांधी शतरंज के खिलाड़ी हैं, मैंने भी ट्वीट किया है। शतरंज में एक चाल होती है, ढाई घर की चाल। जो लोग शतरंज खेलना जानते हैं वे जानते हैं। मैं इसे एक लाइन में सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में ढाई घर की चाल चली है। शतरंज की बिसात पर आप देख सकते हैं वो ढाई घर की चाल कैसे जाकर प्यादे को मारती है। अभी हम नहीं जानते कि कौन किस घर में जाकर किसे मारेगा, लेकिन फिलहाल शय और मात के खेल में ये शय तो दे दी है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि श्रीमती स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने दूसरी बार चुनाव लड़कर अपने कद को और बड़ा करना चाहती थी। उनकी जो मंशा थी वो कम से कम आज के इस फैसले से पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इस देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में राजीव जी, अनेक ऐसे अवसर आए हैं जो बड़े बड़े दिग्गजों को छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव हराया है। राजनारायण जी इंदिरा गांधी के सामने उस वक्त बड़े नेता थे, बहुत छोटे कार्यकर्ता नहीं थे, फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी को रायबरेली में हराना बड़ी घटना थी जी। डॉक्टर केपी यादव के हाथों ज्योतिरादित्य सिंधिया का हारना बहुत बड़ी घटना थी। ग्वालियर में अपनी जन्मभूमि में अटल बिहारी वाजपेयी का माधवराव सिंधिया के हाथों चुनाव हारना बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक पराजय वाली घटना थी। तो कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा के जरिए फिलहाल शह दे दी है। अगर स्मृति ईरानी की मात किशोरीलाल शर्मा के हाथों होती है तो ये उसी तरह से याद की जाने वाली घटना होगी जैसी घटनाएं मैंने अभी आपको गिनाई। जी। अब एक और बिंदु पर आते हैं। प्रधानमंत्री को इस स्तर पर उतरकर ट्वीट करना, भाषण देना कि डर कर भाग गई, सोनिया जी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, कम से कम देश के प्रधानमंत्री के भाषा और व्याकरण में ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। फिर वे राहुल गांधी के लिए डरो मत कह रहे हैं। अगर डरना ही एक क्षेत्र बदलना या अपने ही परंपरागत संसदीय क्षेत्र में लौटना डरना माना जाएगा, तो इस देश में कितने ऐसे नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, माधवराव सिंधिया, कितने लोग हैं जो क्षेत्र बदलते रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन के शुरू के कई दशक तक बार बार हारते रहे। 3-3 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ते थे, 2 पर हारे, 1 पर जमानत जब्त हुई। तो मैं इसको इस रूप में नहीं लेता हूं कि ये कोई डरने वाली बात है जी। डरना तो वो है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु कहलाता है, जो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देता है, वो अपने ही देश के एक जलते हुए राज्य में 1 साल में जा नहीं पाया। आज 365 दिन पूरे हो गए। डरना वो कहलाता है राजीव जी। तो फिलहाल मैं अभी प्रथम दृष्टया इसे कांग्रेस की शतरंजी चाल मानकर चल रहा हूं। नतीजे जो भी हों वो जनता के हाथ में।
जी राजीव। जी जी बिल्कुल। कांग्रेस की सतरंजी चाल, नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जरा आगे बढ़ें इस कार्यक्रम में और अनिल सिन्हा साहब आपके पास आता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं उनके पास भी आता हूं। अनिल सिन्हा साहब, ये शतरंजी चाल जो है, ढाई घर घोड़ा, वो ढाई घर चलता है और हाथी तो सीधा सीधा सपाट चलता है। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो शतरंज खेलता है वो जानता होगा ज़रूर। और ये जो ढाई घर की चाल है, क्या ये चाल उधर भी जाने वाली है? क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट आया है जयराम रमेश का। उन्होंने उस ट्वीट में उन्होंने शुरुआत शतरंजी चाल से की है और आखिर में भी शतरंज की चाल के लिए अगले चाल के लिए कह रहे हैं कि इंतज़ार करिए, अभी चाल बाकी है, जो कह रहे हैं लिख रहे हैं। तो और कौन सी चाल बाकी है? इससे क्या हवाइयां उड़ रही होंगी बीजेपी की? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सुबह से सुने हैं कि राहुल गांधी अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद से जुबान लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी भाषण उनके हुए हैं उसमें सीधा हमला और यही कि आखिर ये लोग पहुंचे क्यों, हार रहे हैं, ऐसा वैसा, वायनाड से हार रहे हैं, अब वहां से भी हारेंगे, बहुत सारी बातें मोदी जी कहते हुए नजर आए। ये देखिए, ये है चुनाव जिसमें इनका जयराम रमेश का ट्वीट, जिसमें आखिर में लिख रहे हैं शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। जरा ऊपर का पार्ट दिखा दीजिए, इसमें जो लिख रहे हैं शुरुआत में भी, अगर इसको ऊपर लेके आ सकते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये ट्वीट है। इसलिए इस ट्वीट को रखना चाहता हूं कि जिस शतरंज के चाल की बात डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे, क्या वो बातें यहां पर, ये देखिए लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, या ये बातें और यहां से लेकर नीचे की बात, आप सब कुछ, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, उन तमाम बातों को आप पढ़ ही रहे होंगे, इसलिए सारी बातें यहां रख नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ उधर अमेठी से जुड़ गई हैं हमारे सहयोगी बुशरा खानम। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं, लेकिन पहले अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या कुछ इस पे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तय है कि इन्होंने जो चाणक्य वाली बात तो सही कहा उसने, जयराम ने, क्योंकि इनका ये एक्सपेक्ट नहीं, मतलब कोई मीडिया या कुछ हो, इनका इन्होंने जो प्लान बी कहते हैं कि इनका तैयार रहता है, ये तो 3-4 आगे की चाल सोच कर रखते हैं, वो सब कुछ था नहीं। ये तो पता चल गया, क्योंकि पता ही नहीं चला, मतलब इन लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये कर पाएंगे। तो ये कांग्रेस ने कम से कम ये जिस तरह से उसको, जिस तरह घोषणा की और जितना जो जिस तरह का हाइप मीडिया ने बनाया था, तो सबको ये, हमारे यहाँ अपने यहाँ जानते होंगे आप, छका दिया बोलते हैं जी, वो छका दिया इनको छका दिया, तो ये छकाया तो जरूर। और दूसरा है क्या कि वो जो कह रहे हैं कि कहिए, मतलब कि इंतजार करिए और चाल का जो बता रहे हैं, वो हमको लग रहा है क्या कि मतलब इसी तरह का कुछ हो सकता है। इसमें देखिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने जो पूरा, जैसे होता है क्या कि कुरुक्षेत्र आप ढूंढेंगे, मतलब मैदान आप तय करेंगे, एम्पायर भी आपका है ही पहले से, चुनाव आयोग, ईडी, मीडिया सब आपके साथ है, उसका मैदान भी हम ही तय करेंगे। तो मैदान इस बार कांग्रेस ने बदल दिया कि मैदान उन्होंने तय कर दिया, वो एम्पायर कुछ भी करता रहे, वो एकदम बदल गया, खेल का सीन उन्होंने बदल दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पहले मेरी राय अलग थी, मतलब शुरू में ही कई चैनल पर गया मैं, तो मुझको लग रहा था, मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मुझको लग रहा था कि अमेठी से कहीं इन्होंने जो ये किया है, मतलब पलायन टाइप का लग रहा है, और योद्धा को नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए था। लेकिन लग रहा है क्या कि उन्होंने मैदान ही बदल दिया, तो अब आप युद्ध क्षेत्र बदलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वो उसका इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन ये है कि एक तो स्मृति ईरानी का जो भी, मतलब देखिए क्या होता है कि ये अपने मतलब ये ऐसे रोशनी इनकी नहीं थी, उपग्रह वाली रोशनी थी, जो राहुल गांधी की आभा से ही ये प्रकाशमान थी। तो वो आभा जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो श्रीहीन
एक कैंडिडेट के रूप में वहाँ नजर आएंगी। हमको तो लग रहा है क्या कि गोदी मीडिया तो इतना ये है, क्या कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कि कि जाएगा भी नहीं देखने के लिए। मतलब वो लोग इतने कृतज्ञ किस्म के हैं कि अगर पेड न्यूज नहीं रहेगा तो वो जाएंगे भी नहीं उनके पास मिलने के लिए, बगल में रायबरेली को कवर करके निकल जाएंगे। तो ये स्थिति एक बहुत अच्छा किया कि एक जो मुझको लग रहा है भारतीय राजनीति में जो गिरावट आई है उसके जो कुछ नमूने हैं उसमें स्मृति ईरानी का नाम महिला है, उनके खिलाफ कुछ हार्श नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जो गिरावट के जो नमूने मोदी जी ने पैदा किए हैं वो नमूनों में से एक है वो। तो उनका तो उसने इलाज कर दिया, कांग्रेस ने बहुत बढ़िया इलाज कर दिया कि किशोरीलाल शर्मा से वो अपना जूझती रहें, उससे कोई बढ़िया है। दूसरा है क्या कि इंडिया गठबंधन, देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि वहाँ जो लोग आए थे नामांकन के पहले भी और बाद में रायबरेली या अमेठी में भी, वो है कि सपा और ये क्या कहते हैं कांग्रेस का जो केमिस्ट्री लग रहा था ग्राउंड पे वो बहुत स्ट्रांग लग रही है। मतलब जो भी वीडियोज मैंने देखे हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए मुझको लग रहा है कि आसपास की जितनी सीटें हैं उस पर इसका बहुत असर होगा। तो मुझको लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक आपने कहा, मैं पहले तो इससे ये था, मतलब मुझको लग रहा था ये मुनासिब नहीं है जो इन्होंने किया, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि धीरे धीरे जो खुल रहे इसके आयाम जो अलग अलग, उससे लग रहा है क्या कि ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है जिसको कम से कम अमित शाह तो नहीं भी पहचान पाए, जिनका कि पूरा बूथ पर और मीडिया सब पर कंट्रोल है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया और उसने लास्ट आवर तक इन्होंने सस्पेंस बनाए रखा। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं कांग्रेस के लिए रही, जबकि सब कुछ इनके कैंडिडेट सब छीन कर ले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। ऐसे में इन्होंने ये सब इतना मजबूती से किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक। और ये इसको समझ नहीं पाई बीजेपी, समझ नहीं पाए नरेंद्र मोदी, समझ नहीं पाए उनके और भी जो जितने चाणक्य हैं वो समझ नहीं पाए। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बुशरा खानम। बुशरा जी आपका स्वागत है और दिख रहा है कि आज आप काफ़ी थकी हुई हैं तो आपको जल्दी थोड़ा सा और बस 2 मिनट 3 मिनट इंतज़ार कीजिए और फिर आपके पास आता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आज कड़ी दोपहरी धूप में, सुबह से नहीं बल्कि कल रात तक हम लोग रात भर जगे रहे और आज दिन भर, और यहाँ से अमेठी से भागकर रायबरेली और कई किलोमीटर तक पैदल चलना, भागना, दौड़ना। और वहाँ सबसे मज़ेदार तथ्य ये था कि जब कलेक्ट्रेट पहुँचे राहुल गांधी तो वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी भी पहुँचे हुए थे और आमना सामना वहाँ होना कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, ये सब कुछ हम लोग आज लाइव दिखा रहे थे और उसका आमना सामना में आप भी बीच में थी, तो वो सब आपसे समझेंगे सुनेंगे। लेकिन पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। मुझे याद आ रहा है प्रशांत जी, आप कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, उसमें भी कह रहे थे और शायद न्यूज पॉइंट में भी, कि स्मृति ईरानी के सामने किसी अदने से कार्यकर्ता को खड़ा करवा देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अगर किसी मास्टर स्ट्रोक की बात करेगी तो आपकी सलाह थी। शायद वहां अदने से तो नहीं है, केएल शर्मा कैसे हैं वो बुशरा जी पिछले 3 दिनों से अच्छी तरह से समझ गई हैं, क्योंकि उनसे 3 दिनों में 3 बार उनका इंटरव्यू ले चुकी हैं, तो इसलिए भी तो और उस इंटरव्यू से समझ में आता है कि कहीं नहीं केएल शर्मा जो हैं वो अंदर तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपकी बात यहां सही दिखाई दे रही है। और क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है प्रशांत जी? जी, ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, लेकिन ये गुगली जरूर है राजीव जी। और गुगली क्या होती है कि बॉलर के एक्शन से लगता है कि वो लेग स्पिन होने वाली है, बैट्समैन हटता है, विकेट छोड़ता है और बॉल टप्पा खाकर ऑफ स्पिन लेती है, गुल्लियां उड़ा देती है जी। ये गुगली हो गई जो अमेठी और रायबरेली में हुआ है, किसी को अंदाज नहीं था। और हाँ, बिल्कुल मैंने ये कहा था और वो वीडियो भी मैंने क्लिप करके सोशल मीडिया में शेयर भी किया है कि न्यूज़ पॉइंट में मैंने ये कहा था और ये सही स्ट्रेटजी थी। देखिए, बहुत से लोग भावना में बहकर फैसले करते हैं या सोचते हैं। स्ट्रेटेजिक फैसले, रणनीतिक फैसले में भावना नहीं काम आती है, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिमाग यही कह रहा था कि स्मृति ईरानी को वहां पे अकेला छोड़ दें। अब आप फर्ज कीजिए राजीव जी कि अगर ये फैसला आज अगर होता कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे होते तो आज क्या हो रहा होता? आज आप संविधान लिए हुए राहुल गांधी की बाइट नहीं दिखाते,
स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती, कई स्टूडियो को इंटरव्यू दे चुकी होती, और पूरे देश का मीडिया इंक्लूडिंग डिजिटल मीडिया स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी जो है वो बात कर रहा होता, संविधान, आरक्षण, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर, ये सब पीछे चला जाता। तो ये रणनीतिक फैसला था, और रणनीतिक फैसले ऐसे ही होते हैं। मुझको खुशी है कि कांग्रेस ने रणनीतिक फैसला किया, भावना में बहकर फैसला नहीं किया। और केएल शर्मा को मैं तो जानता हूं काफी समय से, क्योंकि वो रायबरेली से और अमेठी से उनका बहुत वास्ता रहा है। बुशरा जी वहां पे हैं, बुशरा जी जानती हैं कि अब तक जब बुशरा जी वहां पे हैं, अमेठी से ओबी वैन पैकअप हो चुकी होंगी, एंकर चले गए होंगे। बुशरा जी मेरे ख्याल से आखिरी एंकर होंगी वहां पे। तो ये जो मीडिया बीजेपी समर्थक है उसको बहुत झटका लगा है, और चुनाव में मुद्दे वापस रहेंगे। किशोरीलाल शर्मा का मैं अभी ट्विटर में देख रहा था, तो काफ़ी वो ठीक ठाक खेल रहे हैं वहाँ पे। वो माहिर इसके खिलाड़ी लगते हैं, और वो ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। देखिए, उन्होंने चुनाव लड़वाए हैं, माइक्रो मैनेजमेंट वो जानते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता 20 साल से जुड़े हुए हैं, और अमेठी रायबरेली में बहुत फोकस्ड है। वो एक एक गली मोहल्ला, एक एक व्यक्ति को जानते हैं रायबरेली अमेठी के। तो इस लिहाज से ये जो है वो बड़ा फैसला है, और फोकस जो है वो वापस जो चुनाव का है वो नहीं बिगड़ने दिया। मैं इस बात को एक आखिरी बात कह देता हूँ कि देखिए, पहले 2 फेज इंडिया गठबंधन के लिए ठीक ठाक गए हैं, जो आकलन आ रहे हैं, और उस ठीक ठाक में अगर ये तीसरा भी जाएगा तो मोदी जी की कहानी यहाँ से हो जाएगी। अब मसला ये है कि अगर ये अमेठी का गड़बड़ होता और ये जो 2 चरण ठीक ठाक गए वो फिर अमेठी फोकस हो जाता, तो वो चुनाव का पूरा जो दिशा है वो बदल जाती। तो इसलिए कांग्रेस ने ये फैसला बहुत ठीक किया, और रायबरेली तो ऐतिहासिक कंस्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्रियों को भेजती रही है, तो उसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, और रायबरेली आसान होगा। बीजेपी को, अगर बीजेपी वाकई चाणक्य नीति वाली है पार्टी, तो उसको स्मृति ईरानी को बचा के रखना चाहिए था, या तो उनको दोनों जगह से नामांकन कराते, अमेठी रायबरेली से, और जहां से राहुल गांधी लड़ते वहीं से वो रहती, बाकी जगह से विड्रॉ करती। लेकिन बीजेपी वो भी नहीं कर पाई। राजीव जी, फंस गई बीजेपी ये कह सकते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, और दिन भर इस पूरे घटनाक्रम को एक दिन नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से लगातार बुशरा जी कवर कर रही हैं, और कई लोगों से अलग अलग जगहों में बात भी कर रही हैं। क्या कुछ था बुशरा जी, आपसे समझना चाहता हूं, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, अमेठी की भी और रायबरेली की भी? जी राजीव जी, देखिए, एक तमाशे की उम्मीद यहां पर की जा रही थी कि अमेठी में राहुल गांधी आएंगे और एक तमाशा होगा, और उस तमाशे में जो के साझेदार होगी ये पूरी गोदी मीडिया, और राहुल गांधी को सिर्फ 1 सीट तक रिड्यूस किया जाएगा, और ये इस तरह का नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखिए, स्मृति ईरानी के सामने, क्योंकि उन्होंने हराया था, अब एक तरह से बदला लेने के लिए राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने फिर से यहां पर लड़ने के लिए आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या देश का मीडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करेगी कि कांग्रेस को क्या करना है। लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहां से लड़ें, और उस प्रेशर में कांग्रेस नहीं आई, क्योंकि उनके सामने ये 2 सीटें नहीं है बल्कि देश की 543 सीटें हैं जहां पर ये लड़ाई हो रही है। और मैंने आज ये देखा कि क्योंकि केएल शर्मा के बारे में लगातार बात हो रही है, केएल शर्मा, जब मैं उनसे बात कर रही थी इनिशियली, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि कोई भी गांधी परिवार से ही होगा, दोनों सीटों से। शायद वो अपने आप को गांधी परिवार का ही हिस्सा मानते हैं, इसलिए शायद वो अपने आप को उसमें वो शुमार कर रहे होंगे, या जब तक उनको इस बारे में नहीं पता होगा। उन्होंने कहा कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, 41 साल से वो कांग्रेस परिवार के साथ हैं। जब आज मैं सुबह पहुंची राजीव जी, वहां लोगों से बात करने के लिए, जो कार्यकर्ता थे, जो लोग आ रहे थे कार्यालय,
कि उनका क्या कहना है। केएल शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है तो एक एक शख्स केएल शर्मा को जानता है। दूर दराज के गांव से, पंचायतों से, अलग अलग जगह से जो महिलाएं आ रही थीं, जो बुजुर्ग आ रहे थे, वो सब केएल शर्मा को जानते हैं। और उनका ये कहना था कि जब स्मृति ईरानी यहां पर आई थी तब वो भी तो कार्यकर्ता थी, कोई उनको नहीं जानता था। केएल शर्मा को तो यहां का बच्चा बच्चा जानता है। कम से कम कार्यकर्ताओं के बारे में ये कहा जा सकता है कि केएल शर्मा को यहां हर कोई जानता है। भाई साहब उनको यहां पर कहते हैं, राहुल को भैया और केएल शर्मा को भाई साहब के नाम से यहां पर पुकारा जाता है। तो अगर कोई भाई साहब कहे तो इसका मतलब वो केएल शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आज जब सुबह भी मैं उनसे बात कर रही थी तो तब भी उनका यही कहना था कि मैं अभी भी चाहता था कि गांधी परिवार से ही कोई हो। इस अदना से कार्यकर्ता को उन्होंने अर्श से फर्श पर बिठा दिया है और उसको उसी तरह से वो देख रहे थे। ये मैं कहूंगी कि शायद राहुल गांधी होते तो, क्योंकि लोगों को आदत रही है राहुल गांधी को यहां से देखने की, तो ये चुनाव एक तरफा होता। क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों को जो रिग्रेट है, वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी एक बार आए, ये यहाँ के लोगों की भावनाएं थी। लेकिन केएल शर्मा के यहाँ आने के बाद और जिस तरह से मैं पहले भी कह रही थी कि जब मोदी के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं मोदी को हम वोट देंगे या फिर हम फूल को वोट देंगे, बिल्कुल उसी तरह से लोग यहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि हम कांग्रेस को पंजे को वोट देंगे। तो अगर इस तरह की बातें तमाम लोगों तक पहुंच पाती हैं और वाकई में कांग्रेस पार्टी यानी कि जो उनके बड़े चेहरे हैं वो यहां पर आकर उनका चुनाव प्रचार करते हैं तो यहां पर कहानी बदल सकती है। क्योंकि स्मृति ईरानी को के लिए ये चुनाव बहुत से भी ज्यादा मुश्किल है। लोगों का ये कहना था कि अब तक कोई चेहरा नहीं आया है, तब भी ये चुनाव 60 और 40 का है, यानी कि 60% कांग्रेस का और 40 बीजेपी का। कोई चेहरा नहीं था तब, अब तो चेहरा मिल गया है उनको एक केएल शर्मा के तौर पर। तो यहां पर आप ये देखिए कि बीजेपी की स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा खराब है। स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है, लगातार लोग यही कहते हुए नजर आते हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि यहां पर जिस तरह से अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि यहां पर इतनी चहल पहल थी, कल देश का कोई बड़ा मीडिया नहीं होगा जो यहां पर नहीं था। रात को 12 बजे तक हम सब कार्यालय में मौजूद थे और वहां से कोई हिलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज वहां पर कार्यकर्ता है, वहां पर नेता है, लेकिन वहां पर मीडिया नहीं है। और क्योंकि वो एक तमाशा यहां पर चाहते थे, वो चाहते थे कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी यहां पर होगा और राहुल गांधी को एक सीट तक रिड्यूस किया जाएगा। और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने का ये शायद ये कुछ सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक है जो उन्होंने लिए हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को यहां से नामांकन नहीं कराया और राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया है। और रायबरेली से नामांकन करके वो ना सिर्फ अमेठी बल्कि आसपास की तमाम सीटें, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सब पर भी फायदा होगा, ये साफ तौर पर लगता है। रायबरेली अगर आप जाएं तो रायबरेली में आपको चप्पे चप्पे पर आपको काम दिखता है, आपको ये दिखता है कि जो गांधी परिवार है उसने यहां पर काम किया है। और आप लोगों से जब आप बात करें तो लोग बात करते करते भावुक हो जाते हैं। सोनिया गांधी को वो सोनिया अम्मा और मां कहते हैं और राहुल गांधी को वो भैया। उन्होंने कहा कि जैसे परिवार में होता है कि एक विरासत के तौर पर दी जाती है सीट, जिम्मेदारी दी जाती है जब मां बुजुर्ग या पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जिम्मेदारी ये अब उनके बेटे जो हैं वो अब देखने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा भी कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा भावुक क्षण था और अमेठी और रायबरेली में उनके लिए कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा जब मैं लोगों से वहां पर बात कर रही थी तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि यहां से हमें इंतजार था कि गांधी परिवार का ही कोई आएगा रायबरेली से, और राहुल गांधी का उन्होंने नामांकन यहां से कराकर शायद इससे बेहतरीन फैसला और कोई ले नहीं सकती थी कांग्रेस। और राजीव जी, जब मैं पूरा यहां से आ रही थी और राहुल गांधी का जहां नामांकन होना था वहां तक जब मैं बुशरा जी आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, आते हैं रायबरेली पे भी आपसे जरा समझना चाहता हूं। 2 मिनट रुकिए, एक कमेंट लेना चाहता हूं जरूर इधर हमारे साथी संजय जी से, और अमेठी पे जरूरी है, फिर रायबरेली पे भी अलग से आपसे और भी 1-2 सवाल है वो भी करना चाहूंगा, क्योंकि अब अमेठी पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और आप भी कह रही हैं, वहां के लोग अब ये मान रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने यहां से अमेठी से न लड़ करके फायदा बीजेपी के लिए नुकसान या
कांग्रेस के लिए फायदा किया या कुछ और किया, ये सब कुछ पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ अमेठी के बाद रायबरेली भी आएंगे, उस पर भी आप बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है। जरा पहले संजय जी आपसे समझना चाहता हूं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? और ये एक ओवरऑल, न सिर्फ हम अमेठी रायबरेली पर फोकस, बल्कि अगर ओवरऑल देखा जाए दक्षिण का चुनाव, और ये जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे तीसरा फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक में 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास हैं, जिस पर तीसरे फेज में चुनाव होना है। और जो टोटल 11 राज्य और 93 सीटों पर तीसरे फेज में मतदान होना है, 11 राज्य 93 सीटें, इस पर जो मतदान होना है उसमें कर्नाटक अहम है। और कर्नाटक में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, सेक्स कांड जिसको कह रहे हैं, जिसका जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वर्तमान हासन का सांसद भाग चुका है देश छोड़ के। ये सब इस पर कितना असर करेगा इस चुनाव में, यानी कि अभी से 3 दिन बाद जो चुनाव होना है, 7 तारीख को जो चुनाव होना है वो भी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो उत्तर में जो घटनाक्रम है, यानी उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम है, इसका असर क्या दक्षिण तक आप देख रहे हैं? क्या इसका असर और भी उत्तर और पूर्वोत्तर तक जाता हुआ आपको दिखाई देता है? क्या कुछ आप देखते हैं? के लिहाज से राहुल गांधी का फैसला और रायबरेली से लड़ना मुझे लगता है कि मतलब एकदम जबरदस्त है, और वो जबरदस्त माने है ही है। और ये जो उन पर अमेठी से लड़ने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था वो जबरदस्त था कि अमेठी से कौन लड़ेगा, राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ेंगे। मैंने कोई जरूरत ही नहीं थी अमेठी से लड़ने की उनको। अगर वो वायनाड से जीत रहे हैं तो अमेठी से लड़ने की क्या जरूरत है? जब देश में एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो एक आदमी को दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। और राहुल गांधी कमजोर है तो हार जाते तो बीजेपी को कुछ होना चाहिए था। तो वो क्यों कह रहे थे कि अमेठी से लड़े? और अमेठी से तो वो हार के भाग गए थे। तो जब हार कर भाग गए थे तो उनको दोबारा अमेठी क्यों आना चाहिए? मुझे कोई कारण नहीं लगता है। जाहिर है कि उनको इसीलिए दबाव बनाया जा रहा था कि अमेठी से लड़ेंगे तो पते। और जो कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस के जीतने से जो बड़ा माहौल बन रहा है कि शायद प्रधानमंत्री भी बन जाए वगैरह वगैरह, तो उनको डैमेज करने और उनको नुकसान करने की चाल थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं इतने दिनों तक इसलिए चिंतित था, मुझे लग रहा था कि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो वायनाड कैसे छोड़ेंगे, और अगर वायनाड छोड़ देंगे तो आगे उनको राजनीतिक नुकसान होगा और उत्तर दक्षिण का मामला फिर होगा। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा संकट था। मेरे लिए लड़ना संकट नहीं था। मैं तो समझ रहा था कि वो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन मुझे जीतने के बाद का संकट दिखाई दे रहा था। अब क्या लगता है कैसे संजय जी, अब क्या लग रहा है? अब लगता है कि बहुत बढ़िया है। वो रायबरेली से जीतेंगे और वायनाड वालों को कहेंगे कि भाई मेरे लिए तो रायबरेली इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे माफ करो। और वायनाड वाले लोग इसको समझ जाएंगे कि जाहिर है राहुल गांधी के लिए रायबरेली ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन वायनाड लड़ने से, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, वायनाड लड़ने से 20 में से 19 सीटें आई थी पिछली दफा, और इस बार पूरी नजरें हैं, निगाहें टिकी हुई है 20 की 20 पर। बिल्कुल, इसीलिए मैं और 1.5 साल बाद चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है 1.5 साल बाद। तो वायनाड छोड़ना राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल है, और राहुल गांधी अगर छोड़ते तो उसका नुकसान होता। और ये प्रचारित तो किया ही जा सकता था कि देखो राहुल गांधी छोड़ के फिर वापस चले गए। तो राहुल गांधी अब अगर वायनाड छोड़ेंगे, मैं नहीं जानता छोड़ेंगे, रायबरेली रखेंगे या वायनाड छोड़ेंगे, या वो जीत रहे हैं, क्या प्रियंका जाएंगी उनकी जगह पे? क्या प्रियंका जाएंगी उनकी जगह पे? बुशरा जी कुछ जोड़ना चाहती हैं, लेकिन संजय जी पहले आप बोलिए, क्या प्रियंका गांधी जाएंगी? मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के लिए वायनाड छोड़ना कितना आसान हो गया है। और जैसा आपने कहा कि अगर वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ लेती है और एक महीने में 2-3 महीने से ज्यादा लग जाएगा, 4 जून के बाद ही फैसला होगा, तब तक अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को मना लेती है तो न वंशवाद रहेगा, न वंशवाद का प्रचार किया जा सकेगा, वायनाड भी बच जाएगा और रायबरेली भी बच जाएगी, और अमेठी और उत्तर प्रदेश में तो जो हो गया सो हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रहा। और पॉलिटिकली अगर किसी को शूटनेस कहा जाता है तो वो है, जो नरेंद्र मोदी में बिल्कुल नहीं है। और वो 10 साल में हम लोगों ने देखा है कि कितना वो फूहड़ है, और किस ढंग से उन्होंने आज प्रतिक्रिया की, और किस ढंग से वो चाहते थे कि राहुल गांधी को यहाँ फंसाया जाए, उसको किस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया। वो मतलब एकदम पॉलिटिकल एक्सपर्टीज का बहुत बढ़िया उदाहरण है, और खास करके वायनाड के मामले में कि उसको छोड़ना भी पड़ेगा। और छोड़ने के लिए रायबरेली से जाकर उन्होंने बेस्ट पॉसिबल डिसाइड किया है। मुझे लगता है कि ये लाजवाब है।
राजीव जी। जी जी जी, एक बड़ा सवाल है। अगर साउथ साफ कह रहे हैं तो उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन राहुल गांधी अगर रायबरेली से जीत जाते हैं तो फिर क्या रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे? बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं, फिर ये आप सुधीजनों से भी समझना चाहूंगा जरूर। ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर रायबरेली जीत जाएंगे राहुल गांधी तो वायनाड में रहेंगे या रायबरेली में रहेंगे? बुशरा जी, क्या कुछ खबरें वहां पे हैं? आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? जी, मैं जोड़ना चाह रही थी संजय जी की बात में ही कि ऑलरेडी लोग यहाँ पर ये चर्चा करने लगे हैं। उन लोगों को ये पता है कि मतलब ये पूरी तरीके से वो माने हुए हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी कई लाख वोट से यहाँ से जीतने जा रहे हैं और उसके बाद वो वायनाड में रहेंगे और ये मां की विरासत जो है वो बेटी को सौंप दी जाएगी। तो इस तरह की चर्चाएं ऑलरेडी यहाँ पर होने लगी हैं। लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर क्योंकि अभी वो प्रचार में बिजी हैं और वो किसी तरह का इंटरप्शन शायद नहीं चाहती हैं या उनको कन्विंस करने में थोड़ा वक्त लग रहा है और ये विरासत उनको लगता है कि वायनाड में राहुल गांधी ही रहेंगे और वो पूरा साउथ क्योंकि उससे साध रहे हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी जो हैं वो अपनी मां की विरासत को संभालेंगी। लोगों का ये भी कहना है कि लगातार हमने जब भी देखा जब भी सोनिया गांधी यहां पर आती थी तो वो अपनी मां अपनी बेटी के साथ यानी प्रियंका गांधी के साथ यहां पर आती थी। तो ये बातें पहले से ही यहां पर आम होने लगी हैं। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहती थी फिर मैं आगे बात रखूंगी कि परिवारवाद की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को यहां पर उतार दिया गया होता तो कहा जाता था कि देखिए परिवारवाद, यहां से राहुल गांधी और वहां से प्रियंका गांधी। अब एक आम कार्यकर्ता को उतार दिया गया है तो अब ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए वो डर गए और डर के वहां पर नहीं गए। तो यही वजह है कि इसी चक्रव्यूह में और इसी तरह के नैरेटिव में कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं फंसना चाहते हैं और इसीलिए जो उनको सही लगा और जो उनका सही फैसला था उन्होंने वही लिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राम मंदिर के दौरान हमने देखा था कि बार बार उनके ऊपर प्रेशर था कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएं, प्रियंका गांधी राम मंदिर जाएं, उस पर वो क्या कहते हैं इनविटेशन है, जाना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें थी। लेकिन एक कड़ा फैसला लिया, एक बड़ा फैसला लिया और वो नहीं गए। और आप ये देखिए कि पहला और दूसरा फेज आप ये देखिए लगातार मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर घूम रही हूं, कहीं पर भी राम मंदिर की कोई लहर नहीं नजर आती है, कोई इसके बारे में बात करता हुआ नजर नहीं आता है। इट्स डन एंड डस्टेड। इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि हो गया, राम मंदिर बन गया, अब आप बताइए कि हमें आप कारोबार दे रहे हैं कि नहीं, महंगाई को दूर कर रहे हैं नहीं, अग्निवीर की समस्या इसको दूर कर रहे हैं या नहीं, ये अब जो तमाम समस्याएं जो मुंह बाहे खड़ी हैं उसको किस तरह से आप हल करेंगे। तो लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं। तो तब भी इसी तरह का प्रेशर था कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, और अब भी इसी तरह का प्रेशर था। तो मीडिया जो का एक धड़ा जो गुलाम मीडिया है वो क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रही है, उसके हिसाब से अगर कांग्रेस चलेगी तो जाहिर सी बात है तो उसको तो हर वक्त अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। और इसीलिए वो कांग्रेस की उस चाल का हिस्सा नहीं बनी, उसने अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये फैसला लिया है और मुझे लगता है ये फैसला बहुत सही है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में हम देख रहे हैं, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, इस तरह की बातें की जाती हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं राहुल गांधी को जो पूरे देश में अलग जगा रहे हैं, जो संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, जो देश के हर वर्ग से मिल रहे हैं, जो पूरा एक यात्रा 2 यात्रा उन्होंने कर ली, उनको क्यों सिर्फ अमेठी तक कन्फाइंड कर दिया जाए, उनको क्यों सिर्फ इतना रिड्यूस कर दिया जाए कि उनकी लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को इतनी इंपॉर्टेंस आखिर क्यों दी जाए। तो ये तमाम सवाल है और मुझे लगता है कांग्रेस ने इसका जवाब बखूबी दे दिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं आपके पास, आप बने रहिए जरा। एक राम मंदिर का आप जिक्र कर रही थी, तो अभी 1 तारीख को राष्ट्रपति महोदया गई थी राम मंदिर, और 5 तारीख को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। यानी राम मंदिर चैप्टर को खोलने की कोशिश जरूर हो रही है। अब ये चैप्टर कहां तक आगे पढ़ा जाता है ये देखना होगा, जो जनता जो है वो कितना इस चैप्टर को पढ़ के आत्मसात करती है ये देखना होगा। लेकिन इस चैप्टर को खोलने की कोशिश खूब हो रही है, इसीलिए पहले प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति महोदया पहुंची 1 तारीख को, और अब कल यानी परसों 5 तारीख को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परसों 5 तारीख को। जरा अमलेंदु जी,
मामला राम मंदिर का नहीं, मामला जो है वो अमेठी और रायबरेली का भी नहीं है। मामला इस देश में और उसमें भी उत्तर भारत का है, जिस उत्तर भारत में स्ट्रांग होल्ड के बारे में कहा जाता है, मतलब बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन अब यहां से क्या दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के किले को भेद दिया जाए तो उसके बाद फिर परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। 62 सीटें हैं अमलेंदु जी, 62 सीटें बीजेपी के पास, 2 उनके एलआई के साथ में, यानी 64 सीटें। और इस बार जितने भी अभी तक ओपिनियन पोल आ रहे थे, वो ओपिनियन पोल 70 से ऊपर दे रहे थे, कुछ तो 75 भी दे रहे थे। लेकिन अब यहां से हवा का रुख, जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि गाजियाबाद का जो हवा है वो गाजीपुर तक पहुंच जाएगी और बहुत एक अलग दिशा में। और वही बात प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। कल प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया था योगेंद्र यादव जी का। उस योगेंद्र यादव जी ने 16 या 18 सीटों का जो वहां पे सर्वे किया है, उस सर्वे में भी वो यही कह रहे हैं कि अगर इसको अच्छे ढंग से देखा जाए, सेफोलॉजिस्ट रहे हैं योगेंद्र यादव, और वो कह रहे हैं कि 40 सीटों तक न सिमट जाए बीजेपी, या उससे नीचे ना उतर जाए। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, कल रात को 9 बजे आपने उस इंटरव्यू को अगर मिस किया हो। और एक जानकारी और दे दूं कि हर रात 9 बजे, हर रात 9 बजे किसी न किसी ऐसी ही जानी मानी हस्ती के साथ एक इंटरव्यू आप देखेंगे। आज भी एक इंटरव्यू आप देखेंगे, थोड़ी देर में हम अनाउंस करेंगे किसके साथ आप देखेंगे। एक ऐसी जानी मानी हस्ती जो लगातार चैनलों पे पहले रही, लोगों मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन अब नहीं, मगर बातें बहुत कुछ और पॉलिटिकल ज्ञान बहुत कुछ, और देश में क्या कुछ चल रहा है उस पर सीधी बात आप देखेंगे। तो लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास समझना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर भारत में? खासकर दक्षिण भारत का चैप्टर तो क्लोज दिखाई देता है। राजीव जी, दक्षिण भारत का चैप्टर क्लोज हो गया और उत्तर भारत जो है वो अब खुला है। और आप देखिए राजीव जी की 2 चरण का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में खासतौर से, और 16 सीटों का चुनाव हो चुका है, यानी कि 64 सीटों का चुनाव अभी बचा हुआ है। और यहाँ 64 सीटों पे ही असली घमासान अब मचना है। राहुल गांधी के आज के नॉमिनेशन के बाद राजीव जी, नरेंद्र मोदी जो है बहुत एक तरह से कहा जाए कातर दृष्टि से देखे जाने लगे। नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत थी तो रायबरेली से नॉमिनेशन करते। सुबह राहुल गांधी का घोषणा हो गई थी कि रायबरेली से लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी अगर इतने 30 मारता है तो रायबरेली से जाकर ताय ठोक देते हैं। मालूम पड़ता 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, और कहीं से भी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है राजीव जी, और बनारस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि आखिरी समय बनारस से भाग ना जाए नरेंद्र मोदी। कहते मैं तो राज्यसभा से आ जाऊंगा अगर जीत गया तो, चुनाव ही ना लड़े नरेंद्र मोदी, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है वो इसकी तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है। मैं फिर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत है तो रायबरेली से लड़के दिखाते राहुल गांधी के खिलाफ। भाई सुबह घोषणा हुई थी ना राहुल गांधी की, आपके पास समय था, शाम 3 बजे तक नॉमिनेशन कर सकते थे, और आपके पास कोई संसाधनों की कमी भी नहीं है। हवाई जहाज से बैठते आकर उतर जाते रायबरेली पे, जाके लड़ते चुनाव, देते सीधी टक्कर। तो ये जो बीजेपी जो बातें कर रही है उसमें बाकी जिस मीडिया की बात है राजीव जी, वो तो गनीमत है कि 80 में वो 72 सीटें दे रहा था, 80 में से 90 नहीं दे दी उसने बीजेपी को। वो काम कर सकता है। जैसे मोदी जी कहते हैं 400 पार की बातें कर रहे थे, हालांकि अब नहीं कर रहे हैं, समझ आ गई है थोड़ी सी उनको कि 400 पार, तो कुल मिला के 400 पे सीटों पर तो लड़ भी नहीं रहे मोदी जी। तो कहां से 400 पार हो रही है मोदी जी की? तो उत्तर प्रदेश राजीव जी अब खुल गया है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब रायबरेली से किया है, ये साफ संदेश है कि रायबरेली अब उस सेंटर में है और रायबरेली से इस देश की राजनीति फिर संचालित होगी। ये साफ संदेश दिया जा रहा है राजीव जी। रायबरेली ने हमेशा देश की राजनीति संचालित की है। रायबरेली कोई एक सांसद का चुनाव नहीं है। राहुल गांधी अगर रायबरेली गए हैं राजीव जी, तो वहां से सिर्फ सांसद बनने के लिए नहीं गए। राहुल गांधी रायबरेली से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनने के लिए गए, और रायबरेली देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है 70 सालों तक, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जो किया है उससे भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है जाकर के, और एक तरह से कहा जाए कि चित्त हो गई है बिल्कुल। और शतरंज की चाल जिस तरीके चली जाती है, वो शतरंज की चाल अच्छी चली है कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घबराहट है वो सामने निकल करके आ गई है। सुबह से राजीव जी जैसी राहुल गांधी के नाम की घोषणा हुई कि वो रायबरेली से लड़ेंगे, सोशल मीडिया पे एक तो उनका वो वीडियो वायरल होने लगा रोते हुए, जो वहां के प्रत्याशी हैं बीजेपी के रायबरेली के, दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी का नाम घोषित होते हुए रो रहे हैं। सोशल मीडिया पे भाई लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, भाजपा समर्थकों ने, जब तो अदिति सिंह को लड़ाओ, दिनेश प्रताप सिंह से कुछ नहीं होने वाला है। आपने पहली मान लिया दिनेश प्रताप सिंह से कुछ नहीं होने वाला है, तो अदिति सिंह से क्या होगा? चलाना चाहिए था नरेंद्र मोदी को लड़ाओ अगर राहुल गांधी को हराना है तो। ये कुल मिला के राजीव जी जिस तरह की चीजें हैं, रायबरेली सेंटर बन चुका है,
यहाँ से पूरा उत्तर भारत जो है वो उस पर नजर रखी जाएगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन 64 सीटों में 6 सीटों पे ही सिमट करके रह जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब एक हवा चलना शुरू होती है फिर वो हवा एकदम से शुरू हो जाती है, और ये हवा बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ रही है, उसके पास बातें करने के लिए कुछ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगी थी, ये चुनाव हारने के बाद कुछ नया हुआ व्यक्ति उनकी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो नरेंद्र मोदी आज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को आभास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हार रही है और उनका गुजरात घेरने की तैयारी जो है प्रदेश की जनता ने कर दी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से आना चाहता हूं जरा प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। प्रोफेसर साहब, आप सुन रहे थे अभी बुशरा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ सीधे अमेठी से, रायबरेली में दिन भर थी, कल रात भर ये लोग जगह जगह अमेठी में और उस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे जिसका इंतज़ार पूरे देश और ख़ासकर वो मीडिया ज़रूर कर रहा था कि आज मसाला मिल जाए, लेकिन मसाला मिला नहीं। और ज़रा एक बार फिर से उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और उत्तर भारत पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं मैं। दक्षिण भारत पे हम फोकस लगातार रहे हैं और दक्षिण भारत में अभी कुछ राज्य खुले हुए हैं, जैसे ओडिशा ले लीजिए, जो तटीय क्षेत्र, तटीय राज्य हैं, ओडिशा है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये राज्य, फिर इधर कर्नाटक है। इन सब राज्यों में अभी चुनाव बाकी हैं, तीसरे चौथे फेज में अभी होना है। और उत्तर में तो पूरा ही मामला जो है कई राज्यों में 7 फेज में है, जिसमें उत्तर प्रदेश में है। कैसे यहाँ से देखा जाए इस चुनाव में तीसरे फेज, जैसे प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि 3 फेज में हमने देखा कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ झुका हुआ दिखाई दिया। और ये एक ऐसा तीसरा फेज जो है इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गिर गया तो गिर गया, जो उठ गया तो उठ गया। और ऐसे में उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी की ये नई जो कह लें शतरंजी चाल, और इस चाल से क्या इसका असर बिहार बंगाल पे भी होने जा रहा है, उन राज्यों पे भी जिसमें हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी कोई इस पे आप देखते हैं। राजस्थान का चुनाव निकल चुका है और राजस्थान से भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आ रही है। और इसीलिए जरा आप समझाइए कि हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, फिर उधर बिहार है, बंगाल है, इन सब पर कैसा, और उत्तर प्रदेश तो है ही। देखिए राजीव जी, जब चुनाव आयोग ने 7 चरणों में ये चुनाव घोषित किया था तो उस समय लोगों को ये लग रहा था कि मोदी जी को बहुत स्पेस मिलेगा और वो अपने कैंपेन के जरिए चुनाव को किसी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले ही फेज में जो हालत हुई कि मोदी जी को उसके बाद आना पड़ा मुसलमान, घुसपैठिए, अधिक बच्चे पैदा करने वाले वगैरह वगैरह, तो पहले फेज से जो परिस्थिति बनती है, आप पिछले कुछ चुनावों को देखिए, जब ज्यादा फेज में चुनाव होने लगते हैं तो पहला और दूसरा फेज सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जिस तरह का रिदम बनता है पहले दूसरे फेज में, फिर वो आगे जारी रहता है जी। ये जो 7 चरण का चुनाव हुआ है, ये एक तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत बन गया। जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो फैक्टर्स उभर करके आ रहे हैं, चाहे महंगाई का हो या बेरोजगारी, ये तो केंद्रीय मुद्दे, ये पहले ही चरण के बाद हावी होने लगे। और जब मोदी जी ने पलट करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की तो लोगों की जबान से निकलने लगा कि इसका मतलब है कि मोदी के हाथ से चुनाव निकल गया, इस देश की जनता ने मोदी जी को नकार दिया, और वहीं से वो हवा आंधी की तरह बनने लगी। और इसलिए मुझे लगता है कि तीसरे चरण में भी अब ये जितना आगे बढ़ता जाएगा, ये हवा का रुख और ज्यादा तेज होता जाएगा। तो अब तो हाथ से निकल चुका है चुनाव, और इसीलिए मोदी जी को, आप अमित शाह को देखिए, अरे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान धमका रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को। ये नौबत आ गई है कि अब आप चुनाव अधिकारी हो या लोग हो, अपने कार्यकर्ताओं को जैसे कह रहे हैं कि साहब निकालिए, अमित शाह कल लखनऊ में थे, वोटर को निकालिए। वोटर को निकालकर कैसे निकालेंगे आप? आपने 10 साल उसकी छाती पर जो कूटा है ना, कैसे निकलेगा वो? और इसीलिए वो फिर तमाम राजपूत भी लेकर के आए, क्योंकि ठाकुर मतदाता शुरू में पहले फेज में उसने एंटी बीजेपी वोट किया, दूसरे फेज में वो साइलेंट बैठ गया। तो इनकी कोशिश ये है कि वो किसी भी तरीके से जो कोर वोटर है वो निकल करके आए।
और ये प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पड़ने जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश की जनता ने मोदी जी को नकार दिया है, कोई लहर नहीं। जो 10 साल तक आपने पूरा ब्रांड बनाया, पूरा गोदी मीडिया पे अभी भी वही चल रहा है, लेकिन जनता जब नकारती है तो आप चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसी आप छवि बनाए, लेकिन जनता जब समझ लेती है तो फिर वो किसी भी झांसे में नहीं आती। 15 लाख का आपने क्या किया था लोगों को पता है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों का जो दुख दर्द है, जो पीड़ा है, अब लोग कैमरे पर कहने लगे। आज के महीने भर पहले नहीं व्यक्त कर रहे थे लोग, उनको लग रहा था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ ना कह दे, कोई लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश ही नहीं है बीजेपी के। ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके भी घर में तो कोई ना कोई बैठा है बेरोजगार। क्या उन पर महंगाई का असर नहीं हो रहा है? या जो जिनको आप राशन दे रहे हैं वो सब्जी खरीदने ही नहीं जा पा रहे बेचारे, उनके बच्चों की एजुकेशन खत्म हो गई, नौकरियों का तो सपना आपने खत्म ही कर दिया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरा सोशल जस्टिस को सामने रखा और लोगों के रोजगार को ब्यौरा दे दिया उन्होंने कि 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप में नौजवान को मिलेगा, नौकरी भी 30 लाख की बात कर दी और बाकायदा आंकड़े दिए, तारीख दी। यहां तो हालत यह है कि बोल दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर बोले आप पकौड़ा रोजगार होता है। फिर आपने कहा कि नहीं साहब हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम तो झोला उठा करके चल देंगे। तो चलिए भाई, लोग ही कहने लगे कि अब आप ठीक है, बहुत हो गया, आपने जो भी कृपा करनी थी देश पर आपने कर दिया, अब हमें कम से कम हमारे हित के लिए सोचने दीजिए। लोगों के जो दिमाग इन्होंने बंद कर रखे थे, अब देखिए एक भी इनका कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। आप सब कुछ लेकर के आए लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, उड़ीसा हो या जम्मू कश्मीर, सच्चाई तो यह है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, कल एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, बरेली के बीजेपी के प्रत्याशी से वो बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे वोटर्स में निराशा है, वो निकल नहीं पा रहा। तो जहां बीजेपी का प्रत्याशी ये कहने लगा है तो आप समझ सकते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ईमानदार होगा जो भी प्रत्याशी होगा, तो वो इस बात को स्वीकार कर रहा था। अब मोदी जी क्या करेंगे? कौन सा वैक्सीन आपने लगवाई थी ना, एक दो लोगों को कहां पहुंचा दिया? अब बूस्टर डोज से काम नहीं चल रहा है ना। अमित शाह कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बूस्टर डोज कामयाब नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही। आप लखनऊ बोले, भोपाल बोले, दिल्ली बोले, जेपी नड्डा को बुलाए, सुनील बंसल को बुलाए, किसी को भी बुलाए, लेकिन लोगों ने तो तौबा कर ली है कि प्रभु बहुत हो गया, आपको जो करना था इस देश पर, जो भी कल्याण हमारा करना था, हमने सह लिया। इतना डर पैदा किया। देखिए, लोकतंत्र को आप जितना क्रश करते हैं, ये भूल गए कि 5 साल के बाद हमको चुनाव मैदान में भी जाना है। एक दौर था जब लोग अपने दुख तकलीफ को बोल देते थे कि बेरोजगार हैं हम, आप रोजगार नहीं दे रहे। ये जो क्रिटिसिज्म होता था तो सरकारें समझती थी, नीतियों में परिवर्तन करती थी, गलती को समझती थी, लेकिन मोदी जी ने और मोदी जी के भक्तों ने उनको भगवान बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति, और मैं कई बार मैं कहता हूं ना कि मेरी सिंपैथी हो जाती है मोदी जी के साथ। उनके भक्त ही नहीं समझने दिए, मतलब बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी का। वो बेचारे हो सकता है कि नौकरी वोकरी देते, बीच में कुछ करते जुगाड़ पानी, लेकिन लोगों ने तो कहा नहीं, आप तो साहब विष्णु के अवतार हैं। तो लोग भी अब उनको मंदिर में स्थापित करने के लिए तैयार हैं कि अब आप वहीं विराजमान रहिए, देश छोड़ दीजिए, अब आप कृपा करिए, यहां चलाने वाले हैं लोग, वो चला लेंगे बहुत। तो ये आपको, और यही भाषा मिलती है। मैं जो जबान बोल रहा हूं ये आम आदमी की जबान है। इसी तरह से लोग बात करते हैं कि नहीं साहब आप, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने एक बार कहा कि ये जो पैसा है वो हम लोगों को देंगे जो ईडी के जरिए आ रहा है। लोग, मतलब रिक्शा चालक से लेकर के छोटा दुकानदार भी हंसता है मेरी तरफ देख करके कि क्या बेवकूफ आदमी बात कर रहा है। ये हर व्यक्ति को पता चल गया है कि मोदी जी क्या किए हैं इस देश के 10 साल में, आगे भी उनकी क्या दृष्टि है, और एक व्यक्ति है जो कैसे संघर्ष कर रहा है और क्या उसका विजन है, ये लोगों ने देख लिया है। इन्होंने राहुल गांधी को जितना जो छवि बर्बाद की थी, लोग आज उसी राहुल गांधी के लिए बेकरार। मतलब मैं जो दीवानगी देख रहा हूं
राहुल गांधी के प्रति ये दीवानगी कोई भक्ति में पैदा नहीं हुई है कि मोदी जी की तरह ब्रांडिंग की गई हो। ये एजेंडे की है, ईमानदारी की है, सच्चाई की है। राहुल गांधी कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेलते, उस तरह से लोगों को भाषा में नहीं बोल पाते, सच्चाई के साथ बोलते। कई बार ये होता है कि अरे राहुल गांधी कुछ और बोलते तो और मजा आता है, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे कहने चाहिए। लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि आदमी जितना सच्चा और ईमानदार है, ये सीधी बात करता, इसको चतुराई नहीं आती। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि अव्यवहारिक है राजनीति। यही चाहिए आज की तारीख में कि जो व्यक्ति राजनीति नहीं, जिसके लिए लाइफ मिशन हो सोशल जस्टिस, जिसके लिए लाइफ मिशन हो कि हम लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे और हम लोगों के जिंदगी को बेहतर करेंगे, अधिकारों से युक्त करेंगे। हम ये नहीं है कि हम जो कह दें, जो फरमान जारी कर दें, वही आप अपनाएं और फिर आप थैंक यू जी बोले। थैंक यू वाला नहीं, ये संविधान सरकार के उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है और लोगों के अधिकार को मजबूत करता है। इन्होंने उल्टा कर दिया है, सरकार के पास अधिकार है और लोगों के पास कर्तव्य। लोग इस बात को 75 साल में बहुत कुछ हुआ है और दलित से लेकर के आदिवासी, जो सबसे गरीब है, जो पसमानदा है, वो भी अपने हितों को समझता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को नकार दिया है इस देश की जनता ने और उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है। जी, क्या चेंज आया है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले महीने भर में। हमारे साथ जुड़ गए हैं जयशंकर गुप्ता जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। ज़रा जल्दी चाहता हूं राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे समझूं कि एक महीने में चुनाव का जो लगभग 19 तारीख से चुनाव, लेकिन 5 तारीख को पिछले महीने, अब अगले 2 दिन में 1 महीना उसका भी हो जाएगा, 5 तारीख को कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो आता है और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती हैं। नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र का प्रचार करते हुए नजर आते हैं और आज भी घोषणा पत्र का प्रचार करते हैं, लेकिन अब उसमें राहुल गांधी, अमेठी, रायबरेली भी आ गया। लेकिन चेंजेस क्या कुछ है? क्या यहाँ ये चुनाव जो महीना भर पहले चुनाव था, क्या उसमें अभी परिवर्तन है? तो क्या है, क्यों है? डॉक्टर साहब, उसमें परिवर्तन ये है कि नरेंद्र मोदी दिन प्रतिदिन कांग्रेस की बिछाई हुई बिसात पर घिरते जा रहे हैं। वे पिछले 1 महीने से कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार कर रहे हैं। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो, अपने आने वाले सरकार के प्लान्स, वे कुछ नहीं बता पा रहे। उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। 1 महीने में ये जो हुआ है वो हुआ है, मोदी जी ने अपने ही कर कमलों से अपनी पार्टी के लिए और बड़ा गड्ढा खोद लिया है। 2 बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो बुशरा ने कहा कि बहुत से लोग तमाशा देखने आए थे, तमाशा नहीं हुआ। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं, तमाशा नहीं हुआ केएल शर्मा के आने से। आखिरी बात राजीव जी, मैं ये छोड़कर जा रहा हूं संकेत, आपने जयराम रमेश के ट्वीट की आखिरी लाइन के बारे में कुछ कहा था जी, कि अभी और भी 40 शतरंज की बाकी है। मैं उस इशारे को बनारस की तरफ ले जाकर छोड़ना चाहता हूं। बनारस में क्या कुछ और हो सकता है अभी? ऐसा कोई चौंकाने वाला काम मुझे नहीं मालूम। नामांकन भरने का भी समय है वहां शायद, अभी है मोदी जी ने खुद भी आखिरी फेज है, 1 तारीख को है चुनाव, तो इसलिए सबसे आखिर तक। जी, तो मैं जयराम रमेश की उस आखिरी चाल को, यानी कांग्रेस की आखिरी चाल को बनारस में पासा बढ़ते हुए देखने का अनुमान लगा रहा हूं। हो सकता है मैं गलत साबित हूं। जयशंकर जी और आप सब लोग विद्वान लोग बताएंगे कि क्या बनारस में भी कांग्रेस ऐसा कोई गुल खिला सकती है? जी जी राजीव जी। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? प्रशांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या चेंजेज और जो सवाल यहां छोड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी? रुकिए राकेश जी, अभी वो जयराम रमेश जी का ट्वीट दोबारा दिखवाइए राजीव जी। जी, उसमें सिर्फ शतरंज की चाल नहीं, शतरंज की चाल तो आखिरी है, उसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है। जी 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 जी, तो ये देखिए जरा, ये जो दूसरा पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को ले आइए पहले। धुआंधार प्रचार कर रही हैं। देखिए,
रायबरेली सिर्फ मैं पहला दूसरा पैराग्राफ तो कई बार पढ़ चुका हूं और आखिरी भी। अब देखिए जरा, रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। एक बात और साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं का परिवार है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े बड़ों पर भारी है। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग में कह रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का। लीजिए आ गया। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी से बीजेपी का भ्रम और दंभ दोनों तोड़ेगा, ये कह रहे हैं। आगे क्या है, जरा आगे की लाइन, आगे का भी ले आइए पैराग्राफ जो है। उसके बाद प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसीलिए ये ज़रूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए अस्पताल, स्टील प्लांट और IIT हैं, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसको दोबारा मैं पढ़ दिया। प्रशांत टंडन जी, पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ। अब देखिए शतरंज की क्या चाल अगली होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राजीव जी ठीक है, दिन में भी मैं कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में पिछड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी ने इतनी राजनीति की है वो तमाम चालों से वो वाकिफ़ हैं और खेल करते हैं। तो मुझको लग रहा है कि कुछ अभी कांग्रेस के तर्कश में एक और चाल कोई बाकी है बड़ी, इसका संकेत इस ट्वीट में मिल रहा है। तो ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। और दूसरी बात जो राकेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ प्रशांत जी थोड़ी सी एक बात याद दिला रहा हूँ कि 1984 के चुनाव में ग्वालियर में और वहाँ हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन को, यहाँ माधवराव सिंधिया को लाकर कांग्रेस ये सारी कारगुजारियां पहले कर चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी एम्बेसडर लेकर भागे थे भिंड में पर्चा भरने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। गोहद बीच में एक कस्बा पड़ता है, वहां से उन्हें लौटना पड़ा था, 3 बज गए थे। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस राजनीति करना नहीं जानती, वो ये सब चीजें बहुत पहले करके दिखा चुकी। जी प्रशांत जी। तो अब देखिए बात फेज 3 के इलेक्शन की है राजीव जी। फेज 3 के इलेक्शन में 95 सीटें हैं। इन 95 सीटों में 72 सीटें बीजेपी के पास है। 72 सीटें 95 में 72 सीट्स हैं। अगर ये भी पहले 2 फेज की तरह चला गया ये भी, तो बीजेपी के लिए चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिकवरी के लिए जो भूगोल है उस भूगोल में बीजेपी है नहीं जी। फिर वो चुनाव बीजेपी के भूगोल के बाहर चला जाएगा। तो इसलिए रिकवरी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो ये आखिरी फेज है और इसमें इंडिया गठबंधन ने और खासकर कांग्रेस ने इस चुनाव को जो अपनी ग्रिप है उस ग्रिप में रख लिया है। अभी तक वो उनके ग्रिप में था। आज लग रहा था कहीं अमेठी में भावुक फैसला ना ले ले तो ग्रिप से निकल जाएगा, लेकिन वो वापस कांग्रेस की ग्रिप में है। मोदी जी रिएक्ट कर रहे हैं, मोदी जी अमेठी पर रिएक्ट कर रहे हैं, मोदी जी सोनिया गांधी पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब मोदी जी रिएक्ट ही करते रहेंगे। जो रिएक्ट करता है राजीव जी वो फिर रिएक्ट करता रह जाता है। यही पहले कांग्रेस भी कर रही थी, वो रिएक्ट करती ही रह गई थी। कांग्रेस ने आज गोल पोस्ट चेंज कर दिया है। उसने कहा जी अब वहां नहीं यहाँ खेल होगा। तो आप देखते हैं बीजेपी कैसा खेलती है। जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा साहब,
आप क्या कुछ देखते हैं ये जो परिवर्तन है, और क्या आपको भी लगता है कि पिछले एक महीने में इस चुनाव में बहुत कुछ बदल चुका है, या ये चुनाव उसी दिशा में जिस दिशा में हम महीना भर पहले विश्लेषण कर रहे थे उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ आप देखते हैं? अब तो आप देख रहे हैं ना कि राम मंदिर वगैरह कहाँ आप लोग बात करना बंद कर दी, उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं आपने। क्या उधर जो ये है सीए का कितना बीच में लग रहा था कि अब तो ये दंगे करवाएगा, लेकिन वो इनका वो भी नहीं चला। और उसके बाद भी लगातार आप देखेंगे कि लगातार बदलते जा रहे हैं, और मैनिफेस्टो के बाद से तो पूरा उनका सब खत्म हो गया। गारंटी वगैरह सब भूल गए, मोदी की गारंटी और हाथ दिखा करके गए है कि नहीं वो सब भूल गए। अब उनको कांग्रेस मैनिफेस्टो प्रचार कर रहे हैं, सही कहा उन्होंने। लेकिन ये राकेश जी का जो है ना, ये मेरे दिमाग में भी अभी बहुत देर से कुलबुला रहा था कि ये बात कहने के लिए कि बनारस में एकदम वो जो संकेत है जयराम का, मुझको लग रहा है कि बनारस में जो अभी आपने रायबरेली और अमेठी में जो चीजें देखी है उसी टाइप से कुछ सरप्राइज मूव आ सकता है। उन्होंने कहा कि अभी और भी है बाकी, वो मुझको लग रहा है क्या कि ये सरप्राइज वहाँ आ सकता है। 14 तारीख को वहाँ नामांकन है, और अब उसमें आप जितना इंटेलिजेंट जिस तरह से उन्होंने अमेठी में जिस तरह के उम्मीदवार लाए का चयन किया और राहुल गांधी को ले गए रायबरेली में, अगर उस तरह का कुछ करते हैं तो एक बिग चैलेंज उनको मिलेगा। और 13 को शायद उनका रोड शो है और 14 को उनका नामांकन है मोदी जी का, तो इसलिए उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। मुझको लग रहा है कि अब उनकी नियति, मतलब अब जो इस चुनाव का है, मतलब उनके लिए जो बच गया है काम कि जो भी करेगा राहुल गांधी करेंगे या कांग्रेस करेगी, उस पे कमेंट करना और ये चिढ़ाने के लिए की कोशिश करना, यही रह गया है। ये लेवल जो है प्राइम मिनिस्टर का, ये हमको लग रहा है अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, उतना नेहरू जी वगैरह का पूरा मिलता नहीं है आर्काइव की किस तरह से उन्होंने कहाँ भाषण कर रहे थे। ये सब तो डॉक्यूमेंटेड रहेगा, लोगों को दिखाने में काम आएगा कि किस लेवल का प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चुना था, ये याद रखेंगे लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से आना चाहता हूं संजय जी के पास, फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। तमाम चीज़ें उनके पास हैं उनसे समझने के लिए, लेकिन इस बीच आपको दोस्तों बता दूं कि विष्णु नागर जो साहित्यकार पत्रकार, एक लंबा अनुभव, उनके साथ बातचीत हमारे साथी अतुल सिन्हा ने की है। और आज रात 9 बजे चुनाव में विष्णु नागर का नज़रिया आप देखिए, 24 का गणित, और इसमें आप समझेंगे कि दिखने लगी तानाशाह की बौखलाहट, और ये क्या कुछ है, 24 का गणित क्या कुछ कहता है, इस चुनाव में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, ये सब कुछ पूरा नज़रिया एक पत्रकार साहित्यकार के नज़रिए से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो एक बहुत ही शानदार बातचीत आप 9 बजे रात को देखेंगे, और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि हर रात 9 बजे किसी न किसी ऐसे ही एमिनेंट पर्सनालिटी, जानी मानी हस्ती के साथ आप बातचीत सुनेंगे। आना चाहता हूं जल्दी से संजय जी आपके पास। संजय जी, आप क्या कुछ देखते हैं? उत्तर भारत पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्या आपको भी बदलाव नजर आ रहा है? सरकार में नहीं बल्कि चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल भारी बदलाव है। मतलब ये लोग जो दबाव डाल रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी में फंस जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि रायबरेली बाकायदा सौंप दी गई सेकंड जनरेशन को, देखते देखते, और ये लोग कुछ नहीं कर पाए और विरोध भी नहीं कर पाएंगे। इतना बढ़िया से सौंप दिया गया कि रायबरेली से जीतकर सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया था, और अब राहुल गांधी ने चाहते तभी बन जाते, और राहुल गांधी अब बाकायदा रायबरेली से दोबारा जीतकर और प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, बने न बने वो बात की बात। तो पूरी तैयारी इन लोगों के ही, मतलब क्रेडिट तो बीजेपी को ही जाता है कि सारा कुछ इन लोगों ने खुद करवा दिया। दोबारा से पप्पू बनाने के बाद, पहले पप्पू बनाने में लगे रहे, और राहुल गांधी ने इस ढंग से, या कांग्रेस ने इस ढंग से उनको पप्पू बनाया कि दोबारा से राहुल गांधी रायबरेली से जीतकर वंशवाद के उनके तमाम विरोध के बावजूद बाकायदा रायबरेली की सीट को सेकंड जनरेशन लेकर वहां से चुनाव लड़कर जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहुंचने जा रहा है। मैं इस तरह से देख रहा हूं, और ये बहुत बढ़िया है। इसमें इनकी जो तैयारियां थी वो तो थी कि हम लोग बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, तीसरी उसका चुनाव है, तीसरे चरण का,
और देखिए इसमें कितना लंबा गैप रखा गया है, सबसे लंबा गैप इसी चुनाव में, तो इसीलिए रखा गया था। और जैसे रविकांत जी कह रहे थे कि इन लोगों ने लंबा चुनाव रखा था कि बीजेपी को फायदा होगा, तो बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है और लंबा गैप होने का फायदा कांग्रेस को हो रहा है। और मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और वो अभी बात हो रही थी कि चुनाव ये मंदिर वाले को फिर से रिवाइव करने की बात हो रही है, और जो इनका मुद्दा था वो सब साइडलाइन हो गया है। तो मंदिर, ये स्मृति ईरानी गई थी अभी 2-3-4 दिन पहले, जब ये खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों लड़ेंगे वहां से और नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, तो स्मृति ईरानी पहले अयोध्या गई मंदिर। ये खबर किसी अखबार में छपी थी, ज्यादा नहीं छपी, लेकिन उसके बाद क्योंकि चूंकि इनके नामांकन की ही बात नहीं हुई तो वो खबर नहीं छपी। तो ये लोग मंदिर से भी परेशान है और मंदिर को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बदल गया है और मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के हाथ में अब कुछ रह गया है। अब सब कुछ कांग्रेस के हाथ में है। और जो अगली चाल की बात हो रही थी, अभी मैं देख रहा था कि इंटरव्यू बुशरा जी कर रही थी श्याम रंगीला से। श्याम रंगीला ने कहा है कि बनारस में मैं मोदी जी की भाषा में जवाब देने के लिए चुनाव लड़ूंगा मोदी जी से। तो एक खबर वो भी है जो अभी तक आप लोग चर्चा नहीं की थी, तो मैंने कहा बता दूं। जी बिल्कुल ताजी खबर एक ही वो भी है। जी, तो अभी फोकस उधर भी जाना है, लेकिन एक करेक्शन छोटा सा करना चाहता हूं कि तीसरे फेज में पहले 95 सीटों पे मतदान होना था, लेकिन अब 93 है। 93 क्यों है वो बता देना चाहता हूं। पहले 12 राज्य थे, अब 11 राज्य हैं। 12वां राज्य यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, वहां पर अनंतनाग में चुनाव होना था, लेकिन अनंतनाग के चुनाव को अब 25 तारीख शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक राज्य कम हो गया, एक सीट कम हो गई, और एक सीट और बीजेपी ने हथिया ली है, खींच ली है, और वो है सूरत। तो सूरत पे भी चुनाव नहीं होना है। तो इस हिसाब से अब 93 सीटें हैं और 11 राज्य हैं। सूरत की जो बदसूरत चेहरा है वो अब कोर्ट पहुंच चुका है, और उस पर भी बातें हम आगे करेंगे आने वाले समय में। तो 93 सीटें, 93 सीट्स, 11 राज्य। अब जरा आऊं हमारे साथी जयशंकर जी के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बाइट जरूर दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों से अनुमति लेते हुए राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले जो बात कह रहे थे उसको जरा सुन लेते हैं, 1 मिनट की बाइट, और फिर इस पूरे घटनाक्रम पे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जयशंकर जी से सीधे। जरा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है, और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। तो सुन रहे थे आप, ये पुणे में राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। जयशंकर जी, राहुल गांधी चर्चा में छाए रहे, इसलिए अभी लास्ट में भी आपके पास कमेंट में आ रहा हूं और राहुल गांधी की इस बाइट को सुना रहा था, और जो सीधा हमला कर रहे हैं, जितना नाच गाना करना है कर लो मीडिया वालों। ये मीडिया वालों को इतना ज्यादा क्यों उनके ऊपर ही राहुल गांधी परेशान, बिल्कुल उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। ये बातें वो थोड़ा सा और खिसकते हुए उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, जो जिनके थ्रू ये मीडिया वाले जो हैं वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन खैर, राहुल गांधी की बात आप कीजिए, और साथ साथ आपसे समझना चाहता हूं कि रायबरेली, अमेठी और यहां से उत्तर भारत का चुनाव। नहीं राजीव जी, देखिए आज कांग्रेस ने जो पहले हो रही थी बात की चौंकाने वाला होगा कुछ जो फैसला होगा, वो तो वाकई चौंकाने की बात की है। एक तरफ तो राहुल गांधी जो नेहरू गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे के रूप में रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, वो विरासत की बात है। इंदिरा गांधी थी, वहां से फिरोज गांधी थे, फिर ये क्या नाम है अपना राजीव गांधी थे, सोनिया जी थी, और फिर अब उनके लड़के राहुल गांधी। अच्छा, लोग कह रहे थे बार बार कि नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई एक आदमी होना चाहिए, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो राहुल गांधी आज मैदान में है, और भाजपा के लोग अब ये नहीं कह सकते कि भाग गए छोड़ के भाग गए।
दूसरी बात यह है कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बना करके मुझे हल्का सा अंदेशा हो रहा था जब वो 2-3 दिन पहले किशोरी लाल शर्मा वहां चले गए और चुनाव तैयारी वारी करने लगे कार्यालय और सब लोगों से मिलना जुलना। ये हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई नेहरू गांधी परिवार का ही लड़ेगा, मत घबराइए मत। तो माना जाता है कि किशोरी लाल शर्मा भी नेहरू गांधी परिवार के ही एक तरह से सदस्य हैं। मतलब हमको लगता है, हमको याद है कि जब 1983 में जब राजीव गांधी गए थे वहां अमेठी रायबरेली में, तो उस समय से किशोरी लाल शर्मा वहां सक्रिय हो गए थे, उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा हो गए थे, वहां काम करते थे। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि रायबरेली अमेठी के गांव-गांव, गली-गली, सड़क का, चप्पे चप्पे का और बंदे बंदे के बारे में किशोरी लाल शर्मा को जितना पता है शायद ही किसी नेता को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उतना पता हो। और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में भी जो भी अमेठी से आता था या रायबरेली से आता था, सबकी देखभाल का काम किशोरी लाल शर्मा ही करते थे। वो लोग तो अपना चूंकि बाकी बातें करते थे, राजनीति की बातें करते थे, लेकिन देखभाल का काम क्षेत्र के लोगों का जो भी काम हो, जो भी तरह का हो, ये सारा काम किशोरी लाल शर्मा देखते थे। तो एक तो ये दे करके टिकट किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस के आलाकमान ने या उनकी चुनाव समिति ने बताया है कि देखो, हम स्थानीय कार्यकर्ताओं को, जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, उनका भी हमारे यहाँ कितना बड़ा महत्व है। और उसके अलावा दूसरा यह है कि जो अहंकार और बड़बोलापन है स्मृति ईरानी का, उस पर बहुत बड़ी चोट की है किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बना करके कि तुम बार बार राहुल गांधी करती हो, लो अब किशोरी लाल शर्मा से भिड़ो, किशोरी लाल शर्मा को पहले हरा कर दिखाओ। अगर किशोरी लाल शर्मा से हार जाती है, जो इसकी संभावना ज्यादा लगती है, आप सोचिए कि स्मृति ईरानी किस गैस सिलेंडर पर बैठी नजर आएंगी। तो ये तरह का जो किया है इन्होंने, एक बड़ा चीज है। इसका दूसरा पक्ष मैं आज बताना चाहता हूं। मन बड़ा दुखी है राजू जी। आज मैं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था। मतलब इसका यह है कि आने वाले दिनों में सीधे सीधे वो कहने वाले हैं कि भाई अब हिंदू मुसलमान दंगा करो, मारकाट करो, इसी से हम बच सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। सीधे सीधे वो आदमी आज कह रहा था कि साहब हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश हो रही है और यहाँ सारा कुछ छीन करके दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। वायनाड में कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में पैक्ट हुआ है, डील हुई है, कहा उन्होंने, ये शब्द है, उनकी डील हुई है कि साहब वायनाड में आप राहुल गांधी को जिता दो तो हम धर्म के आधार पे आपको आरक्षण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के साथ उनकी डील हुई है कि अगर आप कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को जिता कर लाएंगे, सत्ता में लाएंगे, तो हम आपको धर्म के आधार पे रिजर्वेशन देंगे। ऐसी ऐसी भाषा जो बोल रहे थे आज, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि क्या इस देश में कोई चुनाव आयोग है, कोई मीडिया है। आज हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रहे हैं, 3 मई का दिन है। आज ही हालांकि मणिपुर की वो दुर्दांत घटना भी हुई थी जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसमें कारगिल के शहीद की पत्नी भी थी। तो वो दिन भी आज याद आ रहा है। और इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि बौखलाहट का लेवल इतना नीचे जा रहा है और नीचे जा सकता है तीसरे राउंड के चुनाव के बाद। क्योंकि तीसरे राउंड में जैसे उन्होंने बताया ना कि आप 95 सीटें हैं, उसमें से 72 इनके पास है, तो अब 93 ही रह गई है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से इनके पास 70 ही होगी, क्योंकि ये दोनों सीटें 70 या 71 सीटें होंगी इनके पास। उसमें जो एक बड़ा चंक आपके पास कर्नाटका का था, अब वो तो हाथ से निकल रहा है। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद के विरोध में, वंशवाद की राजनीति का विरोध करते करते वहां वंशवाद के चेहरों के लिए वोट मांगने चले गए, एचडी देवेगौड़ा के पुत्र एचडी कुमार स्वामी के लिए मंड्या से, और उनके पौत्र जो बलात्कारी, सेक्स मैनियक, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, उस आदमी ने 2900 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनका यौन शोषण किया, उनका वीडियो बनाया। उसके लिए प्रधानमंत्री वहां जाकर के वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि रमन्ना जीतेंगे, एचडी भाई हमारे भाई एचडी कुमार स्वामी जीतेंगे तो हमारा हाथ मजबूत होगा। अब ये चूंकि वीडियो बहुत वायरल हो गया है, चुनाव से पहले भी हो गया था, मेरे ख्याल से सेकेंड राउंड के चुनाव के 1-2 दिन पहले वायरल हो गया था जी। उसका जो असर पड़ रहा है वो सिर्फ कर्नाटका नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों में, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी उसका काफी इफेक्ट हो रहा है कि आदमी बात क्या करता है, ये वंशवाद परिवारवाद के बात
के खिलाफ बात करता है और उस परिवार के लिए वोट मांगता है, जिस परिवार के सदस्य चारों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, यहां तक कि जिला पंचायतों में 8 लोग हैं देवगौड़ा परिवार के जो आज सक्रिय राजनीति में है और बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे थे जाके बेशर्मी के साथ। शर्म लिहाज की बात ही नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से हो रही हैं, कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि 1 महीने पहले की बात है, देखिए 1 महीने पहले भी माहौल इसी तरह का था, लेकिन वो जन असंतोष अंदर अंदर उबल रहा था। और चुनाव की सूचना जारी होने के बाद जब इंडिया अलायंस अस्तित्व में आ गया, जब थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी चीज, तो वही जन असंतोष जनाक्रोश के रूप में सड़कों पे आने लगा। और आज जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के वीडियोज हम देख रहे हैं, नौजवानों से बात करिए तो वो एक एक बातें बता रहे हैं जो बड़ी आई ओपनर, मतलब आंख खोलने वाली बातें हैं कि हमारा युवा इस तरह की बात सोच रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए अब यह लग रहा है कि तीसरे राउंड में भी इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। और जैसा हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि ये 3 के बाद तो उनको लगता है कि मामला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सावधान इसी बरतना पड़ेगा, सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा कि आदमी अब इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की तैयारी में लग गया है। अब जो एक बात और अब मैं कहूंगा आपसे, जैसे संविधान के बारे में बार बार आज भी वहां कह रहे थे, ये लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, हम संविधान नहीं बदलने वाले हैं। हम अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं, हम उसमें से धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं हटाने वाले हैं। अरे भाई, आप कुछ और कह रहे हो। तुमको संचालित करने वाला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके BL संतोष साहब जो पार्टी के प्रभारी महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम लोग संविधान में से सेकुलर शब्द हटा देंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देंगे। अगर सत्ता में आएंगे, हमारा बहुमत होगा, बड़ा बहुमत होगा, तो हम इसमें से शब्द हटा देंगे। हम लोग बात कर रहे थे एक टीवी चैनल पर बैठ के, तो दिल्ली से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, जिनका अकेला टिकट सुरक्षित रह गया, उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता संविधान से हटा दिया जाए। भाई, आप कह रहे हो कि संविधान नहीं बदलेंगे, अमित शाह कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता नहीं हटाएंगे, और आपको कंट्रोल करने वाला कह रहा है कि नहीं, हम इसको हटा देंगे। आपके सांसद और संसद लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जो हैं, वो कह रहे हैं कि 400 सीट हमको मिलेगी तो हम संविधान बदलेंगे। कौन सच बोल रहा है भाई? किसके ऊपर हम विश्वास करें? आपके ऊपर करें कि आपको संचालित करें? जो रिंग मास्टर है, रिंग मास्टर ही है ना RSS और उसका सरकारवाह, तो रिंग मास्टर की बात सुने कि मेमने की बात सुने? तो इसलिए जो है लोग इस बात को समझ चुके हैं, लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसने मिरेक्युलस काम किया है। जनता के बीच में एक उम्मीद जगाई है कि ये लड़का, ये आदमी जो है, इसको हम लोगों ने गलत समझ लिया था, ये बहुत ही परिपक्व हो चुका है और बहुत गंभीर है, सरल है, सहृदय है, और जो बोलता है वो करता है। मतलब ये लोगों में एक फीलिंग से बन गई है कि राहुल गांधी कह रहा है तो करेगा, नहीं करेगा तो फिर अपना रास्ता लेगा। तो उनके प्रति एक जो बना है। दूसरा ये कि जिस तरह से गालियां बक रहे हैं मोदी जी, अब वहां भी बंगाल में भी कह रहे थे कि साहब इनके पास तो एक्सरे है, वो एक्सरे करेंगे, आपके बैंक लाकर में एक्सरे करेंगे, आपके घर के अंदर एक्सरे करेंगे कि किसके पास कितना सोना है, कितना पैसा है, वो लेकर के उसको वो उन लोगों को दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मुझे थोड़ी हंसी आई कि भाई, इसके लिए तो मोदी जी को खुश होना चाहिए कि अधिक बच्चा पैदा करने वालों को पैसा दे देंगे, क्योंकि आपके पिताजी के 6 बच्चे थे, उसमें से तीसरे नंबर पे आप हैं, तो सबसे अधिक तो आप ही को मिलेगा भाई। अगर ऐसी कोई बात है तो मतलब कुछ तो बोलने के पहले कुछ तो समझना चाहिए कि भाई ये बात जो हम बोल रहे हैं हमारे ऊपर भी लागू हो सकती है। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हम खास सेंसस के आधार पे, जाति जनगणना के आधार पे इस समाज का, इस देश के 75 साल के विकास का एक्सरे करना चाहते हैं जी। अब उस एक्सरे को भाई लोग घुमा रहे हैं अपने ढंग से साथ सोना निकालेंगे, चांदी निकालेंगे, मंगलसूत्र निकालेंगे और इसको बांट देंगे, उसको बांट देंगे। तो इसका इतना गलत असर पड़ रहा है लोगों का। लोग कह रहे हैं कि भाई, हम गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र खोज रहे हैं, वो पूरा का पूरा न्याय पत्र घोषणा पत्र मिल जा रहा है, या लोगों से बात कर रहे हैं, गूगल पे पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि मंगलसूत्र लेकर के दूसरे लोगों को दे देंगे, या कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है क्या कि एक्सरे करके सब लाकर और इसका पता करेंगे और संपत्ति बांट देंगे? ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो इसमें ये झूठे साबित हो रहे हैं, लगातार झूठ साबित हो रहे हैं। अब कांग्रेस की थोड़ी सी कमी जो हो सकती है वो यही है कि जब इस तरह की बकवास कर रहे हैं तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने के अलावा मुकदमा करना चाहिए कि ये आदमी इस तरह के भाषणों से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश
कर रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को तोड़ के सांप्रदायिकता का जो कि नफरत का जहर है वो फैलाने में लगा हुआ है। इसको रोका जाना चाहिए। ये काम इनको करना चाहिए बड़े पैमाने पे। कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को अदालतों में जाकर के जगह जगह से मुकदमे करने चाहिए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये किस ढंग की बात। कांग्रेस के किस मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान और फलाना ये इस तरह की बात करेंगे हम, या कहाँ ये कौन सी डील हो गई है कि साहब ये वायनाड में या पूरे देश में कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे अगर मुसलमान हमारा समर्थन करेंगे। ये कहाँ लिखा है? इन बातों को लेकर के अगर ये अदालतों में लोग जाएंगे तब इनसे बात बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए टिट फॉर टैट जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद जो अभी का माहौल है राजीव जी, अगर ये कंटिन्यू रहा 7वें चरण तक, मुझे लगता है कि रहेगा भी। और जो हमारे मित्र लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब वो बनारस पर भी कुछ हो सकता है, तो हो सकता है कि चौंकाने वाले फैसले तो कांग्रेस करती रही है। जैसे आज चौंकाया, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ बनारस के बारे में भी कोई खेल हो जाए। जैसे बहुत चर्चा थी ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ सकते हैं या प्रियंका आ सकती हैं, तो अब देखना है कि उसमें क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद जो है माहौल तो बदला हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग घरों में बैठे हुए थे, कोई चर्चा नहीं करते थे या बात बात में मोदी जी के नाम पे लड़ जाते थे अंधभक्त संप्रदाय के लोग, लेकिन वो लोग भी अब जो है कहने लगे कि नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो ये जो प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है कि 1 महीना पहले ये नहीं मिलती थी, और लोग अगर कोई बोलता भी था तो चुप हो जाते थे लोग। आज लोग जवाब देने लगे हैं, और जवाब न सिर्फ आपस की बातचीत में बल्कि सोशल मीडिया के सामने भी। मीडिया के जो लोग भी हैं, अब मीडिया में भी थोड़ा सा बदलाव आने लगा है। मुख्यधारा की मीडिया का भी उनको लगने लगा है कि साहब लगता है कहीं मामला पलट रहा है क्या, तो ऐसा ना हो कि फिर हम बहिष्कृत हो जाएं। तो उसमें भी थोड़ा सा अब बदलाव आ रहा है उनकी रिपोर्टिंग में, उनके सवालों में या उनकी लहजे में। तो ये धीरे धीरे बदलाव का ही एक क्रम है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो मुझे नहीं लगता कि 200 के आगे भी पार कर पाएंगे। 400 के बाद तो बहुत दूर। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और उत्तर प्रदेश से अब पूरा का पूरा जो फोकस अमेठी के जरिए पूरे देश दुनिया में लाने की कोशिश थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना रास्ता चुन लिया है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जयशंकर जी? नहीं, मैं एक चीज, अब बीच में बात हो रही थी, किसी ने कहा था राजपूत मतदाताओं के बारे में कि पहले राउंड में खिलाफ दिया, दूसरे में साइलेंट हो गया, तीसरे में पता नहीं क्या करेंगे। हमसे बहुत लोगों की बात हो रही है, जो वो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई जो राजपूत महिलाओं का अपमान करने वाला जो पुरुषोत्तम रूपाला केंद्र सरकार में मंत्री है, क्या उसको हटाया गया मंत्रिपरिषद से या उसने कोई माफी मांगी है? अगर माफी नहीं मांगी है तो हम लोग भी माफ करने वाले भाजपा को नहीं है। इस तरह की बातें जो सुनने को मिल रही है, लगातार जो बातें आ रही हैं, तो इसी में करेक्ट करना है। जी माफी तो कई बार वो मांग चुके हैं, लेकिन उनको हटाने की बात कह रहे हैं ये लोग, इस समुदाय के लोग। और मोदी जी इस एक कैंडिडेट को, क्योंकि एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था वहाँ की गुजरात की, जब मोदी जी गुजरात जाने वाले थे उसके एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, और वहाँ जो इस समुदाय के लोगों से बातचीत के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट में यही था कि उनकी डिमांड यही है, और क्या हमारा इतना बड़ा वोट बैंक है और उसके लिए उसके सामने आपका एक अदना सा प्रत्याशी भारी है क्या? मोदी जी आखिर क्यों नहीं हटाए? और इसलिए नाराजगी है, ये बहुत भयंकर नाराजगी है। और ये नाराजगी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। आप लोग देख चुके हैं मेरठ में क्या हुआ, और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी सभाएं हुई और पंचायतें हुई, और उसके बाद इस समुदाय के लोग भले वोट देने ना जाएं, लेकिन वो बीजेपी का पक्ष लेते हुए नजर नहीं आते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बहुत सही आप करेक्शन किए जयशंकर जी। तो देश की सियासत में एक नई हलचल, राहुल गांधी उत्तर भारत में कूद चुके हैं, और प्रियंका गांधी ने आज कह दिया है कि 6 तारीख से यानी 6 मई से लगातार वो इन दोनों ही सीटों पर फोकस करेंगी। प्रियंका गांधी ने आज ही कहा साफ साफ कि 6 तारीख से मैं इधर ही रहूंगी, यानी रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी का फोकस करना यानी उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा फोकस होने जा रहा है, ये तय मानिए। और जिस तरफ इशारा कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी अपने शुरुआती वक्तव्य में, वो ये है, और जैसे पहले प्रशांत टंडन जी के साथ बातचीत में योगेंद्र यादव कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80/80 नहीं है, 80/½ भी हो सकता है, और 80/3 भी हो सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत मजेदार उत्तर प्रदेश का चुनाव, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं, और वहां से अगर पिछड़ गए, क्योंकि
महाराष्ट्र और बिहार में पिछड़ चुके हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूं, एनडीए की बात कर रहा हूं। ये तय मानिए, उत्तर प्रदेश भी हाथ से गया तो ये 3 राज्य मिलकर आप समझते हैं कितनी सीटें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश पाठक जी, अनिल सिन्हा साहब, संजय कुमार सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़ी थी।